साल हुआ है? बजट वाला साल हुआ है? आज पहले आए हैं? हाँ। आज 20 मिनट बाद छोड़ेंगे भी। कभी कभी लेट हो जाता है। और बजट वाला क्वेश्चन देखे हैं? बन रहा है? बन रहा है? पढ़े हैं? अच्छा, उसको हम कराएंगे। आप लोग से बोले थे थ्योरी हम कराएंगे अपने क्लास में, तो हम इतना कुछ निकाल के लाए हैं। एक तो ये है, मतलब पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च करता है, ये दिल्ली का कोई एक एनजीओ है, उसका डेटा है। और एक ये हम निकाल के लाए हैं, इसमें पीआईबी का डेटा है। ये देखिए ऐसे। तो इसको हम पूरा कराएंगे ना यहीं पे, और थोड़ा अपने तरीके से कराएंगे और यहीं पर याद करवा देंगे इसको। बजट का पूरा डेटा आज प्रयास किया जाएगा कि याद करके ही जाइएगा यहां से, और बजट पूरा करा देंगे ना। और एक नए तरीके से, मतलब आधुनिक मॉडल में, ऐसा नहीं कि बहुत सारा लिखवा दिए बता दिए याद ही नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना? पढ़ा जाएगा और यहीं पर याद किया जाएगा। बजट का कितना क्वेश्चन है? 25 से है। 25 से 60 मतलब कितना हो गया? 25 से 60 35। 35 क्वेश्चन ये है। 100 क्वेश्चन ओवरऑल बना है ना, हम आपसे बोले ही थे। 100 क्वेश्चन बिहार बजट, 100 क्वेश्चन बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, और 100 क्वेश्चन आपका भारत बजट है, 100 क्वेश्चन भारत इकोनॉमिक सर्वे है, 50 क्वेश्चन आपका मिनरल का डेटा है, 50 क्वेश्चन आपका खाद्यान्न का डेटा है। ऐसे करके ओवरऑल आपके 500 क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चन, समझ रहे हैं इस बात को? और इसमें जो बिहार वाला है ना, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कम ही रखे थे। आज मुझे पढ़ाना था तो हम क्वेश्चन कम रखे हैं, रहने दीजिएगा। आज अगर पूरा पढ़ा देंगे तो पर डे जो हम 10 क्वेश्चन आपको देते हैं ना, उसमें से एक क्वेश्चन बिहार बजट का और एक क्वेश्चन बिहार इकोनॉमिक सर्वे का डाल देंगे रोज। और जो 25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर मिलता है, उसमें एक क्वेश्चन पर डे भारत का बजट का एक क्वेश्चन रहेगा, और भारत का इकोनॉमिक सर्वे का एक क्वेश्चन रोज रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, पढ़ते पढ़ते कवर हो जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग को मौका मिलेगा, हम लोग थ्योरी फॉर्मेट में इनको पढ़ते जाएंगे। चलिए बाकी पढ़ाना हम शुरू करते हैं। इस बैच में बहुत सारा प्रावधान है ना। और क्या बतिया रहे हैं जी? चलिए पढ़ाना शुरू करेंगे। सर मेंस से पहले ही करवा दीजिए। हम तो आज ही करवाने वाले हैं, मेंस के चक्कर में कहां पड़ गए। आज ही करवाएंगे उसको। ये बिहार बजट वाला आज ही करवाएंगे। दिया है कि भारत औद्योगिक विकास परियोजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करिए। 18 मार्च 2026 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई। ये बात अपने आप में सही है। 18 मार्च सन 2026। देखिए, भारत औद्योगिक विकास परियोजना लिखना होगा। लिखिए भारत औद्योगिक विकास परियोजना, भारत औद्योगिक विकास परियोजना, और बहुत जरूरी परियोजना है ये। भारत औद्योगिक विकास परियोजना, भारत औद्योगिक विकास परियोजना, भारत औद्योगिक विकास परियोजना, भारत औद्योगिक विकास परियोजना। परियोजना की घोषणा होती है सन 2026 में, और कहा गया कि इसकी अवधि कितनी होगी, तो 6 साल। अवधि कितना? 6 साल। इस परियोजना की अवधि को रखा गया 6 साल। 6 साल की अवधि के लिए परियोजना को शुरू किया गया। 2026 में परियोजना शुरू होती है, और इसका कार्यकाल 2031 से लेकर 2032 तक, 2031 से लेकर 2032 तक का कार्यकाल रहा था। लिख लीजिएगा, 2031 से 2032 तक का ओवरऑल कार्यकाल रहा इसका, और 6 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया। और सरकार ने कहा कि हम इसमें उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देंगे। उद्योग और नवाचार, सरकार द्वारा उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देने की थीम के साथ इस योजना को शुरू करा गया। सरकार ने कहा कि हम इसमें कुछ पैसा भी डिनोट कर रहे हैं। तो भारत सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, 66 मतलब एक तरह से कह सकते हैं 33,660 करोड़ रुपए की राशि दी गई। 33,660 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई इस पार्टिकुलर योजना के लिए। योजना कितने साल की है, तो 5 साल की योजना है। 31 से 32 तक चलेगी। और क्या, सॉरी, 6 साल। 6 साल की योजना है, 31 से 32 तक चलेगी, औद्योगिक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें बजट राशि की बात करेगा, 33,660 करोड़ रुपए की बजट राशि इसमें पेश की गई। फिलहाल बना लीजिएगा। हो गया। उद्योग के विकास को लेकर योजना चलाई गई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर हम उद्योग के संबंध में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उद्योग के संबंध में बात करेंगे तो छोटे और मध्यम उद्योग, जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, छोटे और मध्यम उद्योग, इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, संरक्षण
इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया, मंत्रालय। और कभी मैंने आपको बताया होगा एमएसएमई के बारे में, है ना भैया? हाँ, एक मंत्रालय बनाया गया जिसको कहा गया एमएसएमई मंत्रालय, जो छोटे और मध्यम उद्योग को रेगुलेट करेगा। और एमएसएमई मंत्रालय को बनाया गया कब? सन 2020 में बनाया गया। तो कल को सवाल बना कि छोटे और मध्यम उद्योग के संरक्षण और विकास के लिए मंत्रालय कौन सा? एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई मंत्रालय की स्थापना कब करा गया? सन 2020 में। एमएसएमई मंत्रालय की स्थापना सन 2020 में। कल को सवाल बनेगा, अगर भारी उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो भारत में अगर हम भारी उद्योग की बात करते हैं तो भारी उद्योग की स्थापना ये भारत में किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में भारी उद्योगों को लाया गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इतना बनाइए तो हम कुछ बताएं। और हो गया, इतना बना। भारत औद्योगिक विकास परियोजना शुरू होती है कब? सन 2026 में। कितने साल के लिए? अवधि कितना? 31 से कब? 31 से 26 से शुरू होगा, खत्म कब होगा? 32 में। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। और इसकी थीम क्या रही है? उद्योग और नवाचार। कितना पैसा दिया गया? ध्यान रखिएगा, 33,666 करोड़। 33,666 करोड़। और ध्यान दीजिए, छोटे उद्योग के लिए कौन सा मंत्रालय? एमएसएमई। छोटे उद्योग के संरक्षण के लिए कौन सा मंत्रालय? और भारी उद्योग को किस योजना के तहत लाया गया? सेकंड पंचवर्षीय योजना। भारी उद्योग को लाया गया किस पंचवर्षीय योजना में? सेकंड पंचवर्षीय योजना में लाया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन पे 18 मार्च 2026 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दिया और कहा कि योजना कितने साल की होगी? 6 साल की योजना होगी, जिसका कार्यकाल सन 2031 से लेकर सन 2032 तक का होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस योजना के तहत 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क का विकास किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कितने औद्योगिक पार्क बनेंगे? तो 100। कितने औद्योगिक पार्क विकास करने की बात की गई? 100। मतलब कथन दोनों अपने आप में क्या है? तो सही है। बनाइए। फिलहाल ये क्वेश्चन है और यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। और हम आते हैं पीछे, जरा लगा लिए उत्तर। देखिए सवाल बनेगा, औद्योगिक पार्क कितने बनाए जाएंगे? 100। औद्योगिक पार्क कितना? 100। और आपको मैंने पढ़ाया होगा खिलौना पार्क, सुने हैं ना आप? भारत में खिलौना पार्क कहां पर बना? गांधीनगर। खिलौना पार्क कहां? खिलौना पार्क कहां? जनजाति पार्क कहां? जनजाति पार्क रांची। जनजाति पार्क कहां? रांची। एआई पार्क कहां बना? छत्तीसगढ़। एआई आधारित पार्क कहां? सवाल बनेगा, एआई पार्क स्थापित करा गया कहां? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। बढ़े आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे प्रश्न है दिया है पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में। सबसे एक जरूरी बात, पद्म पुरस्कार। अगर हम पद्म अवार्ड की बात करेंगे, पद्म अवार्ड की शुरुआत करा गया सन 1954 में। कब शुरू किया गया? 1954। पद्म अवार्ड की घोषणा कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा कौन करेगा? हाँ, पद्म अवार्ड की घोषणा करता है कौन? राष्ट्रपति। और पद्म अवार्ड को प्रदान कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन प्रदान करेगा? राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर पद्म पुरस्कार को प्रदान करते हैं कौन? राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। पद्म पुरस्कार की स्थापना करी गई सन 1954 के अंदर स्थापित किया गया। और सवाल बना यहां से कि कुल स्थापना के समय कहा गया कि कुल अधिकतम अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। अधिकतम अवार्ड प्रदान किया जाएगा कितना? 120। कुल 120 अवार्ड प्रदान करने के संबंध में बात की गई। कहा कि इससे ज्यादा पुरस्कार नहीं प्रदान किए जाएंगे। लेकिन अभी सन 2026 की अगर बात करेंगे तो कितना पुरस्कार दिया गया? 131। पद्म अवार्ड की अधिकतम सीमा कितनी बताई गई? कितना बताया गया? उसी तरह से भारत रत्न की अधिकतम सीमा 3। भारत रत्न की अधिकतम सीमा, पद्म पुरस्कार की अधिकतम सीमा कितना? 120। शुरुआत होती है 1900। घोषणा कौन करेगा? प्रदान कौन करेगा? राष्ट्रपति। जब पद्म पुरस्कार शुरू हुआ तो इसकी कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां। कितनी श्रेणियां? कहा कि श्रेणी 1। क्या कहा गया? श्रेणी 1। फिर कहा गया श्रेणी 2। क्या कहा? श्रेणी 2। फिर कहा गया श्रेणी 3। जब यह पुरस्कार शुरू हुआ तो इसको श्रेणियों के नाम से जाना गया। कहा श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। लेकिन आगे चल के इसका नाम परिवर्तन करा गया। आगे सन 1955 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल के कहा कि जो श्रेणी 1 का पद्म पुरस्कार है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण। दूसरे का नाम क्या होगा? पद्म भूषण। क्या नाम होगा? पद्म भूषण। और तीसरे का नाम पद्मश्री। क्या होगा? पद्मश्री होगा। ध्यान रखिएगा भैया, श्रेणी के नाम से यह शुरू किया गया। यानी 1954 में जब पद्म पुरस्कार स्थापित किए गए तो उनको कुल कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3। पहली श्रेणी, दूसरी और तीसरी। लेकिन इस श्रेणी का नाम परिवर्तन कर दिया गया 1955 में। क्या रखा गया? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रखा गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे वर्तमान परिदृश्य के अनुसार, बात करेंगे तो पद्म पुरस्कार कुल कितने प्रदान किए गए? तो वर्तमान में
अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, पद्म पुरस्कार कितना? 131। कितना प्रदान किया गया? 131। 131 में पद्म विभूषण कितना दिया गया? 5। पद्म भूषण कितना कितना दिया गया? 13। पद्मश्री कितना 113। कितना दिया गया? 113। आप जोड़ सकते हैं 5 3 3 6 5 11। हाँ, आराम से हो जाएगा। यानी ओवरऑल कितने पुरस्कार दिए गए? 131 दिया है। कि पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी पद्म विभूषण इस 5 अवार्ड के बारे में आपसे पूछा है। दिया है कि वी.एस. अच्युतानंद को पुरस्कार दिया गया था कला के क्षेत्र में। बात सही है? वी.एस. अच्युतानंद का संबंध कला से है, समाज सेवा। अच्छा, इनका संबंध किससे है? समाज सेवा। फिर तो यही गलत है, ध्यान दीजिएगा। कथन एक गलत है। बाकी आगे बढ़िए। केटी थॉमस का संबंध किससे हो जाएगा? सार्वजनिक मामला। और एन राजन का संबंध किससे? कला से। पी नारायण का साहित्य से। एक व्यक्ति छूट रहा है भाई, धर्मेंद्र। किसको दिया गया? धर्मेंद्र को पुरस्कार दिया गया। धर्मेंद्र देओल। धर्मेंद्र देओल को अवार्ड प्रदान किया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? कला। अच्छा, ये बताइए कि पद्म पुरस्कार में जो पद्मश्री पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार बिहार में कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को। पद्मश्री अवार्ड बिहार में कितना मिला? 3। अगर हम पद्मश्री की बात करते हैं, पद्मश्री बिहार में कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को प्रदान किया गया। यह बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल उत्तर बना लीजिएगा 1 और बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन लगातार बढ़ता जाएगा, जब जब पढ़ाएंगे कुछ नया ही बताएंगे। आगे है, दिया है वीरता पुरस्कार 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करिए, है ना। सवाल बना है कि 75 सशस्त्र बल कर्मियों को 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कार मिला। बात सही है? ना ना, बढ़िया से पढ़ के नहीं आए हैं सब। 75 कितना? 70 होगा। और बहुत जरूरी है, लगाइए इंपॉर्टेंट, इस पर इंपॉर्टेंट लगाइए। कुल 70 लोगों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया राष्ट्रपति द्वारा। अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा? 77वां गणतंत्र दिवस। 77वें गणतंत्र दिवस का जो आयोजन है, इसका आयोजन किया गया कर्तव्य पथ पर। कहां पर? कर्तव्य पथ पर इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया कर्तव्य पथ पर। और इसका आयोजन करने वाले मंत्रालय का नाम क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। किसके साथ मिलकर किया? तो रक्षा मंत्रालय। किसके साथ? रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। और अगर सवाल बनेगा, सवाल अगर क्वेश्चन बनेगा कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथि के तौर पर भारत कौन आया था, तो अतिथि के तौर पर भारत आने वाले कौन? बताया था ना हमने, उर्सुला। क्या बताया था? उर्सुला और एंटोनियो डी कोस्टा। उर्सुला और कोस्टा, हमें इसे ही ध्यान रखना है। उर्सुला और कोस्टा। उर्सुला और, हाँ, अतिथि के तौर पे आने वाले उर्सुला और कोस्टा। अतिथि कौन थे? उर्सुला और इन दोनों का संबंध किससे होगा? यूरोपियन यूनियन। किससे होगा? यूरोपियन यूनियन। अतिथि का नाम उर्सुला और कोस्टा। उर्सुला और, पिछली बार 76वें पे कौन आया था? याद करिए, इंडोनेशिया। बना लेंगे। चलिए, अभी कौन आया? उर्सुला और कोस्टा। उर्सुला और कोस्टा अतिथि के तौर पे आए। और इसमें टॉप झांकी का अवार्ड किसको दिया गया? अगर झांकी की बात करेंगे, महाराष्ट्र। किसको दिया गया? हाँ, टॉप झांकी का अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र। और सवाल बनेगा कि मंत्रालयों का पुरस्कार दिया गया। मंत्रालय का पुरस्कार किसको दिया गया? संस्कृति मंत्रालय। किसको दिया गया? टॉप मंत्रालय का पुरस्कार दिया गया संस्कृति मंत्रालय को। और भैया ध्यान दीजिएगा, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का नेतृत्व करने वाली नौसेना। कौन सी सेना? नौसेना। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का नेतृत्व किया किसने? तो परेड का नेतृत्व करने वाली सेना का नाम नौसेना। कौन सी सेना ने? नौसेना ने नेतृत्व किया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं। दिया है कि 75 सशस्त्र बल कर्मियों को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर वीरता मिला। यानी 75 को नहीं बल्कि कितने को मिला? 70। यानी 70 कर्मियों को राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र दिया गया। यह बात अपने आप में सही है। शुभांशु शुक्ला को कौन सा अवार्ड मिला? अशोक चक्र मिला। और शुभांशु शुक्ला की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री, भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री, भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। तो पहले कौन थे? राकेश शर्मा। दूसरे कौन? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए थे। कौन सा विमान था? अक्सियोम 4। कौन सा? अक्सियोम 4। शुभांशु शुक्ला किस विमान के माध्यम से अंतरिक्ष में गए? अक्सियोम 4। किसके माध्यम से? और अक्सियोम 4 को भेजने वाला कौन? अमेरिका। अक्सियोम 4 को भेजने वाला अमेरिका। किसके द्वारा भेजा? अमेरिका। अक्सियोम 4 किसके द्वारा गया? अमेरिका। अब देखिए सवाल क्या बनेगा। दिया है कि सशस्त्र कर्मियों को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार मिला। और कितना पुरस्कार दिया गया? कितना दिया गया? वीरता पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? राष्ट्रपति। कौन देगा? हाँ, अशोक चक्र किसको मिला? शुभांशु शुक्ला। भारत के कौन से अंतरिक्ष यात्री? दूसरे। और इनके विमान का नाम? अक्सियोम 4 मिशन कौन लॉन्च किया? और किस रॉकेट से गया? फाल्कन 9। किससे गया? फाल्कन 9। रॉकेट का नाम फाल्कन 9। 77वें गणतंत्र दिवस का आयोजन कहां? कर्तव्य पथ। मंत्रालय कौन सा? संस्कृति मंत्रालय और
हाँ, इस पर अतिथि कौन थे? उर्सुला और टाप झाकी महाराष्ट्र। टाप मंत्रालय, परेड का नेतृत्व नौसेना। कौन किया? नौसेना। उत्तर लगा लीजिएगा केवल। ओह, क्या पूछा है? ओ, गलत पूछा है तो गलत होगा, केवल एक हो जाएगा। बनाइए बनाइए बनाइए, उत्तर हो जाएगा केवल एक। आगे बढ़ेंगे। दिया है कि राष्ट्रपति कलर पुरस्कार, सुने हैं ऐसा? हाँ, राष्ट्रपति कलर पुरस्कार 2026 के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सबसे पहले एक बात जानिए, ये जो, अरे सुन तो लो पहले, ये जो कलर पुरस्कार है, ये कलर पुरस्कार ये सेना के क्षेत्र में या पुलिस के क्षेत्र में? सेना या पुलिस? ना, सेना या पुलिस दोनों को दिया जाता है। या तो सेना को दीजिए या पुलिस को। दरअसल कारण कुछ ऐसा है कि जब इसकी शुरुआत करी गई, जब ये शुरू हुआ सन 1951 में। राष्ट्रपति कलर पुरस्कार की शुरुआत 1951 में की गई और यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया किसको? तो नौसेना। किसको दिया गया? नौसेना को दिया गया था। यह बात ध्यान में रखिएगा। पहली बार यह पुरस्कार दिया गया किसको? तो नौसेना को प्रदान किया गया सन 1951। राष्ट्रपति कलर पुरस्कार मुख्यतः देखिए ये पुलिस को प्रदान किया जाता है और दिया है कि आसाम पुलिस को व्यवसायिक और कर्तव्य निष्ठा, ये थोड़ा सा गलत है। व्यवसायिक और कर्तव्य निष्ठा का जो पुरस्कार है ये किसको मिला है? तो सिक्किम पुलिस। किसको मिला है? सिक्किम पुलिस को अवार्ड दिया गया। व्यवसायिक और कर्तव्य निष्ठा का पुरस्कार दिया गया सिक्किम पुलिस को। और भैया ध्यान दीजिएगा, इस तरह का पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य पुलिस है? तो पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य है। कौन सा राज्य है? तीसरा। किताब में लिखा है सब। चलिए बहुत बढ़िया। पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य है सिक्किम, जिसने पुलिस के क्षेत्र में कलर पुरस्कार जीता, राष्ट्रपति कलर पुरस्कार जीता। पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य हो जाएगा। तीसरा है तो कोई ना कोई पहला दूसरे पे भी होगा। पहले नंबर पे कौन? पहले नंबर पे कौन? आसाम है। पहले नंबर पे आसाम है। दूसरे नंबर पे कौन? कोई बताए दूसरे पे कौन? इसको थोड़ा सा छोड़िएगा ना। पहले पे आसाम होगा और तीसरे नंबर पे कौन होगा? सिक्किम। पहले पे आसाम और तीसरे पर सिक्किम। पूर्वोत्तर का तीसरा कौन होगा? तो सिक्किम। कर्तव्य निष्ठा और व्यवसाय के क्षेत्र में किस पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड दिया गया? तो सिक्किम पुलिस को दिया गया। मतलब कथन ए क्या है? गलत है। यही पूछा है। आगे पढ़ा जाए कि रहने दिया जाए? पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति कलर पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का 15वां राज्य सिक्किम बना है। बिहार पुलिस को भी राष्ट्रपति कलर पुरस्कार दिया गया। ओ ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसे है कुछ। समानता के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, समानता के क्षेत्र में यानी समानता के अनुसार, समानता के क्षेत्र में अगर देखा जाए, समानता के क्षेत्र में अवार्ड किस पुलिस को मिला? तो उड़ीसा। और समग्र प्रशासन के क्षेत्र में अगर हम समग्र प्रशासन की बात करते हैं, समग्र प्रशासन के क्षेत्र में बिहार पुलिस को, समग्र प्रशासन के क्षेत्र में अवार्ड किसको दिया गया? बिहार पुलिस को दिया गया। अब क्यों दिया गया सोच लेना तुम लोग, हमें तो विश्वास नहीं है। देख लीजिए, पहला और दूसरा कहा गया समग्र प्रशासन चलाने में सबसे शीर्ष पे बिहार पुलिस है। देख लीजिए, महसूस हो रहा है? कहां महसूस हो रहा है? हमें तो नहीं हो रहा है। बना लीजिए, हो गया। बिहार पुलिस भी इस श्रेणी में आ रही है। देख लीजिएगा, समग्र प्रशासन में बिहार पुलिस को मिला, समानता के क्षेत्र में उड़ीसा पुलिस को, और व्यवसाय और कर्तव्य निष्ठा के क्षेत्र में किसको दिया गया? सिक्किम को। कम से कम ये 2-3 याद रखिएगा, ये 2-3 हाईलाइट है, मतलब ज्यादातर हाईलाइट इन्हीं को करा गया है। राष्ट्रपति कलर पुरस्कार अगर आप पढ़ पाएंगे तो व्यवसाय और कर्तव्य निष्ठा में किसको दिया गया? पूर्वोत्तर का कौन सा? पूर्वोत्तर का पहला कौन? समानता के क्षेत्र में समग्र प्रशासन किसको दिया गया? बिहार पुलिस को। काहे बोल नहीं रहे हो? अजीब लग रहा है क्या बोलने में? बिहार पुलिस। चलो, अंदर से इच्छा नहीं हो रही होगी। दिया है कि इजराइल शांति पुरस्कार 2026 इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और यह सम्मान दिया गया किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। इस शांति फैलाया है, बर्बाद करके रख दिया है। चलिए ठीक है, सुनिएगा। दरअसल देखिए इसका, देखिए सुनिए, जब देखता है कि नहीं पूरे देश में शांत माहौल है, तुरंत कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत कर देगा। अभी देखिए पूरा शांत माहौल था, कहीं कुछ नहीं था, ना कोई घटना थी, ना कोई युद्ध कर रहा था। क्योंकि देखिए बेनिफिट हमने बताया था कि आयात के हथियार के निर्यात में सबसे शीर्ष पे कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका अगर शांति का माहौल पूरे विश्व में फैला देगा तो कोई देश कभी युद्ध ही नहीं करेगा। जब युद्ध नहीं करेगा तो क्या हथियार बिकेगा? नहीं बिकेगा, हथियार बिकना बंद हो जाएगा। तो इस संबंध में ये क्या करता है? ठीक है, शांति का माहौल बरकरार रखता है, लेकिन ये पूरे विश्व में शांति कभी नहीं चाहता, हमेशा किसी न किसी एक देश को उकसाएगा। सोचिए, यूक्रेन को पीछे से ही बचाता है, लेकिन उसको सबसे अधिक हथियार सप्लाई करता है कि लो रूस के ऊपर आक्रमण करो। सोचिए, इतना छोटा सा देश और कहता है रूस पर आक्रमण करो। रूस कभी छोड़ेगा इसको? नहीं। तो रूस इसलिए बार बार यूक्रेन के ऊपर हमला करता है, और यूक्रेन को संरक्षण कौन देता है? अमेरिका। तो ये तो खैर बात रही अलग।
ध्यान दीजिएगा, इजराइल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप। किसको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप। अब जरा ध्यान देना, देखिए ये सब जो युद्ध हो रहा था, इजराइल ने अब देखो पुरस्कार लेने के देने के पीछे का भी कारण है। इजराइल ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। और हमला किसके ऊपर किया? ईरान पर। किस पर कर दिया? ईरान पर कर दिया। ईरान पर इजराइल ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। जब हमला किया तो इजराइल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। इजराइल के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम दिया गया राइजिंग लायन। क्या नाम दिया गया? तो सवाल बनेगा, ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाने वाला कौन? और ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हमला किसके ऊपर करा गया? ईरान पर। किसके ऊपर किया? तो ईरान ने प्रॉमिस किया कि हम प्रॉमिस करते हैं इजराइल को मारेंगे। ईरान ने क्या किया? प्रॉमिस किया। तो सवाल बनता है कि ऑपरेशन 2 प्रॉमिस कौन चलाया? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3.0 चलाने वाला कौन? ईरान। कौन चलाया? ईरान। तो कल को सवाल बनेगा कि ऑपरेशन 2 प्रॉमिस के तहत ईरान ने किस पर हमला किया? इजराइल। किस पर हमला किया? पहले तो इजराइल को उकसाया कि हमला करो, बाद में ईरान ने जब पलटवार किया तो अब इनके बीच में मध्यस्थता करने कौन आया? अमेरिका। अमेरिका ने इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या है? मिडनाइट हैमर। सवाल बनेगा, मिडनाइट हैमर नामक ऑपरेशन चलाने वाला कौन? अमेरिका। कौन है? अमेरिका है। ध्यान दीजिएगा, मिडनाइट हैमर कौन चलाया? अमेरिका। और एक समझौता याद रखिएगा, गाजा शांति समझौता। एक समझौता है गाजा शांति समझौता, और यह समझौता कराने वाला कौन है? अमेरिका। गाजा शांति समझौता कौन कराया? अमेरिका के द्वारा यह समझौता कराया गया। और गाजा शांति समझौता कहां कराया गया? मिस्र में। कहां पर? मिस्र में यह समझौता कराया गया। गाजा पट्टी में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका ने गाजा शांति समझौता कराया। और यह समझौता कहां पे कराया? मिस्र के अंदर कराया। और इस समझौते का अध्यक्ष किसको बनाया? इसका जो अध्यक्ष बना, यह कौन बना? कौन बने? अब्दुल फतेह अल सीसी। ध्यान दीजिएगा, इस समझौते का अध्यक्ष बनाया गया अब्दुल फतेह अल सीसी को बनाया गया। अब्दुल फतेह अल सीसी को इस समझौते के अंतर्गत अध्यक्ष बनाया गया। तो सवाल बनेगा, गाजा शांति समझौता की अध्यक्षता करने वाले अब्दुल फतेह अल सीसी, समझौता कहां पे हुआ? मिस्र। कराने वाला कौन? अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, ये सब बनाइए। हो गया। अभी हम ईरान वाले पे आएंगे, ईरान अमेरिका पे। फिलहाल इसको ध्यान दीजिएगा। देख पाए, ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ईरान द्वारा ऑपरेशन, ईरान का ऑपरेशन, सॉरी ईरान पर ऑपरेशन कौन? राइजिंग लायन। किसके द्वारा? किसके द्वारा? और ईरान द्वारा कौन सा? और दोनों रोकने के लिए अमेरिका ने मिडनाइट राइजिंग लायन इजराइल, 2 प्रॉमिस ईरान, मिडनाइट हैमर अमेरिका। मिडनाइट हैमर इजराइल से शांति पुरस्कार कौन लिया? अमेरिका। अमेरिका का कौन सा व्यक्ति? डोनाल्ड ट्रंप। कौन लिया? डोनाल्ड ट्रंप। सबसे एक जरूरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति, और ये कौन से नंबर का राष्ट्रपति बना है? 47वां। कौन सा बना है? 47वें नंबर का राष्ट्रपति बना। तो इसने कहा कि जो बगल में मैक्सिको की खाड़ी है, जो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के क्या रखा? अमेरिका की खाड़ी। क्या नाम बदल दिया? अमेरिका की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, नाम इसका मैक्सिको की खाड़ी था, और मैक्सिको और अमेरिका के बीच में विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो मैक्सिको ने कहा कि हमारी खाड़ी से नहीं जाएंगे। तो अमेरिका ने कहा कि कैसे तुम्हारी खाड़ी? कहा कि हमारे नाम पे है। कहा अच्छा नाम बदलते हैं। तब तो नाम बदल के रख दिया अमेरिका की खाड़ी। अब आराम से जा रहा है। ठीक है, ये सब देखो तरीका है, बना लीजिएगा। यानी ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। नामिता गोखले का नाम सुने हैं? किताब में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? हाँ, नामिता गोखले का नाम पढ़े होंगे। हरिश्चंद्र अवार्ड किसको दिया गया? नामिता गोखले। हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लिखिएगा। सवाल बनेगा, हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट, हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, ये अवार्ड किसको प्रदान किया गया? तो ये अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया नामिता गोखले। किसको दिया गया? नामिता गोखले को दिया गया। पढ़िए इसको, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे याद हो जाएगा। अवार्ड सब एक एक याद कर लीजिए। एक दिन मेरा मन हुआ तो हम 8-10 याद करवा देंगे एक साथ। फिलहाल बनाइए। सर आज लाइट बंद करने का आदेश है, तो पढ़ेंगे कैसे? लाइट बंद कर देंगे तो तब तक तो हम लोग 5 बजे फ्री हो जाएंगे। काहे चिंता करना है? इसको बना लीजिएगा। फिलहाल ये देख लीजिए, और ये और बढ़ेंगे आगे। दिया है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसको दिया गया? रूबल नागे। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसको दिया गया? यह अवार्ड विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। ये दोनों बात अपने आप में सही है। इस पुरस्कार की राशि कितना है? 10 लाख। यानी तीनों कथन क्या है? सही है। कथन तीनों सही है, लेकिन एक जवाब दीजिए मुझे। जवाब ये दीजिए कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन कहां? दुबई में। इसका आयोजन कहां?
दुबई में। अब जरा बताइए मुझे, सवाल बनेगा ग्लोबल टीचर पुरस्कार किसको दिया गया? ग्लोबल टीचर पुरस्कार, ग्लोबल टीचर अवार्ड पुरस्कार कहां से प्रदान किया गया? किस सम्मेलन से दिया गया? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। कितना पैसा दिया गया? 10 लाख। कितनी राशि दी गई? ग्लोबल टीचर प्राइज रूबल नागी, ग्लोबल टीचर प्राइज, हाँ ग्लोबल टीचर प्राइज रूबल नागी। ग्लोबल टीचर प्राइज किसको दिया गया? रूबल नागी को दिया गया। और सवाल बनेगा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहां? सौर ऊर्जा सम्मेलन कहां? नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला कहां? नई दिल्ली। गुंटूर के अंदर सरस मेला क्या मनाया गया? और 39वां सूरज कुंड कहां? हरियाणा। 39वां सूरज कुंड कहां? हरियाणा। कहां पर? हरियाणा। एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहां? भारत। 2027 कहां? कहां पर? जेनेवा। 28 कहां? दुबई। 28 कहां? दुबई। बना लेंगे ये सब। चलिए आगे प्रश्न है 8वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार, और लगाइए इंपॉर्टेंट, इस पर इंपॉर्टेंट लगाइए, और सारा कुछ मैंने लिखकर दे दिया है इसमें। 8वां हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 के संबंध में देखिए, पुरस्कार तो 25 का है लेकिन दिया गया 26 में। 27 मार्च 2026 को हॉकी इंडिया में नई दिल्ली में विजेताओं को पुरस्कार दिया गया, जिसमें जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह बात अपने आप में सही है, ध्यान दीजिएगा। यानी सवाल बनेगा कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? जफर इकबाल। किसको दिया गया? जफर इकबाल को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो होता है इस क्षेत्र में, इसको हम नाम देते हैं बलबीर सिंह सीनियर। क्या नाम देंगे? बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड होता है। तो हॉकी इंडिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया? हार्दिक सिंह। हॉकी इंडिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको? और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार का नाम क्या है? बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार। तो सवाल बनेगा कभी कि हॉकी इंडिया के तहत बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किस पुरुष को दिया गया? हार्दिक सिंह। या सवाल बनेगा कि 8वें हॉकी इंडिया के तहत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया? हार्दिक सिंह। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया दीपिका सोरेंग को नहीं दिया गया, बल्कि दिया गया हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, नहीं कि कौर को। ध्यान देना, बहुत मिस्टेक है यहां, हरमनप्रीत सिंह होगा। अब लिख लेना, 2-3 बार बोल लेना जो कौर बोला है। हरमनप्रीत सिंह 2-3 बार बोल लो कम से कम, नहीं तो पता चला नाम आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, एक क्वेश्चन आता हुआ चला जाएगा हाथ से। बना लेंगे। चलिए जवाब करिएगा। हॉकी इंडिया का वार्षिक पुरस्कार कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण कौन सा? अच्छा, 8वां हॉकी इंडिया पुरस्कार कहां से दिया गया? नई दिल्ली। कहां से? हाँ, 8वां हॉकी इंडिया पुरस्कार कहां से? 8वां हॉकी इंडिया पुरस्कार। और पुरस्कार का संस्करण कौन सा? संस्करण कौन सा? देखिए इस क्वेश्चन की विशेषता कितनी बड़ी है कि अगर संस्करण पूछा तो 8वां एक क्वेश्चन, और पुरस्कार का नाम हॉकी इंडिया और कहां से दिया गया? नई दिल्ली। मतलब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। सोचिए 5-5 क्वेश्चन समाहित है एक सवाल में, यही इसकी खासियत है। 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 125 क्वेश्चन होता है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? जफर इकबाल। और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको दिया गया? बीसीसीआई नमन का नाम सुने हैं? बीसीसीआई के तहत एक पुरस्कार दिया गया जिसको नमन पुरस्कार। क्या कहा गया? बीसीसीआई के तहत पुरस्कार को कहा गया नमन पुरस्कार। क्या कहा गया? नमन पुरस्कार। बीसीसीआई के तहत नमन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया शुभमन गिल। किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरुष में अवार्ड दिया गया शुभमन गिल को। और महिला का अवार्ड स्मृति मंधाना। पुरुष का पुरस्कार शुभमन गिल, महिला का अवार्ड स्मृति। और लाइफ टाइम अचीवमेंट में कितने लोगों को? 3। मिताली राज का नाम है रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़। ध्यान दीजिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट कितने लोगों को? 3। मिताली राज, रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़। मिताली राज, रोजर बिन्नी और, हाँ मिताली राज, रोजर बिन्नी और सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार दिया गया शुभमन गिल, महिला का पुरस्कार स्मृति मंधाना। कोई समस्या? बीसीसीआई की स्थापना 1928। कब? 1900। बीसीसीआई की स्थापना 1928। हेडक्वार्टर कहां पर? मुंबई। हेडक्वार्टर कहां? बीसीसीआई का मुख्यालय कहां? स्थापना 1900। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मिन्हास। कौन है? बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मिन्हास। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन। बीसीसीआई के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। कौन? बीसीसीआई के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन? अच्छा, हमको ऐसा लग रहा है कि जब हम बीसीसीआई बोलते होंगे तो सबको नीति आयोग वाला याद आ जाता होगा। ऐसा है साहब, हमें महसूस होता है। तो बीसीसीआई के वर्तमान उपाध्यक्ष पूछेगा तो राजीव शुक्ला। कौन है? बीसीसीआई के वर्तमान सीईओ कौन है? कौन है? देवजीत सौकिया। कौन है? देवजीत सौकिया।
सचिव कह सकते हैं, सीईओ कह सकते हैं, सेक्रेटरी कह सकते हैं। कौन है? देवजीत सौकिया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, फिलहाल इसका उत्तर बनाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? हरमनप्रीत सिंह सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए बलबीर, ओ एक काम करिए ना, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए इसमें क्या है, सुनिए सुनिए, हम बता रहे हैं, हल्ला नहीं करिएगा। इसमें देखिए है क्या कि हरमनप्रीत सिंह को अवार्ड मिला लेकिन साधारण कैटेगरी में मिला, मतलब साधारण क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। लेकिन अगर सवाल बनेगा कि सीनियर कैटेगरी एक विशेष कैटेगरी होती है, और विशेष कैटेगरी का अवार्ड किसको दिया गया? नवनीत कौर को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, नवनीत कौर। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, वैसे भी गलत था ये, यानी सही उत्तर कौन सा है? 1, 2 और 3 सही है, बना लीजिएगा। सामान्य कैटेगरी में दिया गया हरमनप्रीत और विशेष कैटेगरी में नवनीत कौर, ऐसे है ये। चलिए बढ़ेंगे आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 जनवरी 2026 को तीसरा रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया, यह बात अपने आप में सही है। अच्छा, रामनाथ गोयनका कई क्षेत्रों में दिया जाता है, तो हम लोग साहित्य वाला पढ़ रहे हैं। इसमें प्रख्यात कन्नड़ लेखक, भारत की सबसे सम्मानित साहित्यिक हस्तियों में से एक, जिनका नाम चंद्रशेखर कामरा, क्या नाम है? चंद्रशेखर कामरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, यानी कथन दोनों अपने आप में क्या है? सही है। सीधे हमें क्या ध्यान में रखना है कि रामनाथ गोयनका साहित्य का सम्मान किसको दिया गया? चंद्रशेखर कामरा। रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान दिया गया चंद्रशेखर कामरा। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता का पुरस्कार बीबीसी न्यूज किसको दिया गया? बीबीसी न्यूज। पत्रकारिता का पुरस्कार बीबीसी न्यूज को, और साहित्य का पुरस्कार चंद्रशेखर कामरा। रामनाथ गोयनका साहित्य पुरस्कार चंद्रशेखर कामरा, रामनाथ गोयनका और पत्रकारिता का पुरस्कार बीबीसी न्यूज को दिया गया। ध्यान दीजिएगा। आइए, दिया है कि 25 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, इसके संबंध में कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया, 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। कितने लोगों को? 2 ही है ना? ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं कैटेगरी की, तो पहले कैटेगरी में 5 अवार्ड, दूसरे में कितना? 13, तीसरे में 113। इस वर्ष धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत कला विभूषण से सम्मानित किया गया, यह बात अपने आप में, मतलब कथन तीनों क्या है? उत्तर हो जाएगा डी। आगे प्रश्न है, दिया है कि 28 से 31 जनवरी 2026 के मध्य विंग्स इंडिया 2026 सुने हैं ना? हाँ, विंग्स इंडिया की अगर हम बात करते हैं, विंग्स इंडिया, ध्यान दीजिएगा भैया, अगर हम विंग्स इंडिया की बात करेंगे, विंग्स इंडिया, देखो यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है। विंग्स इंडिया की अगर हम बात करेंगे, विंग्स इंडिया, तो विंग्स इंडिया एक प्रकार का अवार्ड है, शो है, ये एक प्रकार का शो है। विंग्स इंडिया एक प्रकार का शो है, एक प्रकार का प्रदर्शन है, और इसका आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन प्रतिवर्ष कहां पर? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद। विंग्स इंडिया का आयोजन कहां? हैदराबाद। और यह प्रतिवर्ष किया जाता है, और किस एयरपोर्ट पर किया गया? तो एयरपोर्ट का नाम बेगमपेट, क्या होगा? बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। विंग्स इंडिया का अवार्ड विंग्स इंडिया का आयोजन किस एयरपोर्ट पर करा गया? बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो है कहां पर? हैदराबाद। देखिए ऐसे याद करिए, विंग्स इंडिया प्रोग्राम का आयोजन कहां पर? हैदराबाद। एयरपोर्ट का नाम बेगमपेट, एयरपोर्ट का नाम बेगमपेट। एयरपोर्ट कौन सा? तो अब देखो यहां से सवाल बना, बेगमपेट एयरपोर्ट कहां है? कहां पर? हैदराबाद। बेगमपेट एयरपोर्ट कहां? एयरपोर्ट के बारे में सुनिए 1 मिनट का टाइम निकाल के। एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड कौन? जेवर। एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड, एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड कौन? जेवर। कौन है? जेवर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। कहां पर? कहां पर? उत्तर प्रदेश में। कहां? कहां पर? नोएडा। उत्तर प्रदेश में कहां? जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कहां की कंपनी? स्विट्जरलैंड। कहां की कंपनी? स्विट्जरलैंड। कंपनी का नाम ज्यूरिख, कंपनी का नाम ज्यूरिख। हाँ, सवाल बनेगा, बिहार का पहला ग्रीनफील्ड जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। बिहार का पहला ग्रीनफील्ड जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण। बिहार का पहला ब्राउनफील्ड बिहटा, बिहार का पहला ब्राउनफील्ड बिहटा। बिहार में नया बना एयरपोर्ट अभी रिसेंटली पूर्णिया। जीर्णोद्धार किसका कराया गया? पूर्णिया। किसका कराया गया? पूर्णिया का कराया गया। अब सवाल बनेगा, देखिए क्वेश्चन करेगा कि पूर्वोत्तर का पहला ग्रीनफील्ड कौन सा? डेनी पोलो। पूर्वोत्तर का पहला ग्रीनफील्ड, पूर्वोत्तर का पहला ग्रीनफील्ड, देखिए ऐसे पूछेगा। सबसे पहले तो पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा और पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा? जेवर। कौन होगा? जेवर। एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड कौन? जेवर। बिहार का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड कौन? जयप्रकाश नारायण। बिहार का जयप्रकाश नारायण। पूर्वोत्तर का डेनी पोलो, पूर्वोत्तर का डेनी पोलो एयरपोर्ट कहां? अरुणाचल में। कहां? हाँ, पूर्वोत्तर का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा? डेनी पोलो है कहां? अरुणाचल। कहां पर? अरुणाचल। और सवाल बनेगा, भारत का पहला हरित एयरपोर्ट कौन सा? कोचीन। कौन होगा? कोचीन। और सवाल बनेगा, भारत का पहला बड़ा हरित पूछेगा तो केम्पेगौड़ा। कौन है? केम्पेगौड़ा है। ये सब कर लेंगे। हाँ, एक ही सवाल कई फॉर्मेट पे है भैया, रहने दीजिए, परेशान नहीं होइएगा, जितना याद हुआ हुआ, कभी और बता देंगे।
दिया है विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया का आयोजन पिछले साल और अभी के साल, पिछले साल मतलब सन 2024 और 25 का, और अगर हम अभी की बात करते हैं सन 2025 और 26 का आयोजन, ध्यान दीजिएगा 25 और 26, पिछला वाला 24 और 25 दोनों का आयोजन करा गया बेगमपेट हैदराबाद के अंदर। लेकिन थोड़ी सी बात अलग है। बात अलग क्या है, इनमें अवार्ड प्रदान किया गया। पिछले साल जो अवार्ड दिया गया था कैंपेगौड़ा, किसको दिया गया? कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट को दिया गया। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक के अंदर है। और अभी पुरस्कार 2026 में किसको मिला? तो अभी इसमें टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया। इसमें टॉप अवार्ड दिया गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। किसको दिया गया? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया, जो कि कहां पे है? दिल्ली के अंदर। कहां है? दिल्ली में है। ध्यान दीजिएगा, एक बार देखिए और बढ़ेंगे आगे। कौन लिमिट क्रॉस कर रहा है जी इसमें? लिमिट क्रॉस काहे कर रहा है? एक ही मैसेज क्यों करते हैं बार बार? हम तो पूरा पढ़ाते हैं यार, जितना आप लोग नहीं जानते हैं सब बता देते हैं। हमको जितना आएगा उतना ही बताएंगे, उससे ज्यादा थोड़ी बता पाएंगे, लेकिन जितना बता रहे हैं एनफ है। अरे 300-400 डेटा हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग को पता नहीं कैसे बिलीव करवाएं हम। एक दिन हम ऐसा कुछ लगाते हैं ना, वो क्वेश्चन गिनेगा खाली मेरा, समझ रहे हो ना? ऐसे कोई व्यवस्था है ऐसी जो क्वेश्चन गिने? नहीं ना, गिन के दिखाते ही सबको, बिलीव नहीं करता है मेरे ऊपर सब। कौन सा? 11 सितंबर 2025 को। अच्छा, इसका उत्तर बनाया है ना? कहां बना है? दिया है कि 28 से 31 जनवरी 2026 के मध्य विंग्स इंडिया 2026 बेगमपेट हवाई अड्डे यानी हैदराबाद में आयोजित किया गया। यह बात अपने आप में सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विमानन को भविष्य का मार्ग प्रशस्त कराना, डिजाइन से तकनीकी तक और रखरखाव के संबंध में समावेश से नवाचार तक सुरक्षा को स्थिरता तक ले जाना है। ध्यान दीजिएगा, ये इसका उद्देश्य है। मतलब कथन दोनों क्या है? सही है। इसमें हमारी जानकारी की बात क्या है? इसका आयोजन कहां पर? हैदराबाद। और जानकारी की एक दूसरी बात है कि 2026 का पुरस्कार इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को मिला। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य 11 सितंबर 2025 को शुरू किए गए भारतीय सेना की प्रथम महिला जल यात्रा अभियान, भारतीय सेना द्वारा महिला जल यात्रा अभियान की शुरुआत की गई और इस जल यात्रा अभियान का नाम समुद्र परिक्रमा। क्या है? समुद्र परिक्रमा। महिला जल यात्रा अभियान की शुरुआत की गई, इसका नाम समुद्र परिक्रमा। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन तो यही बनेगा। भारत में शुरू की गई सेना की प्रथम महिला जल यात्रा का नाम क्या है? समुद्र परिक्रमा। इस अभियान को हरी झंडी देने वाले कौन थे? राजनाथ सिंह। किसने दिया? राजनाथ सिंह। और इस यात्रा की शुरुआत कहां से करा गया? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से। कहां से? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से। मतलब पहला कथन क्या है? सही है। पहला कथन सही है। 10 महिला अधिकारी स्वदेश निर्मित नौकायन पोत, जिसका नाम है त्रिवेणी। क्या नाम है? त्रिवेणी पर सवार होकर 26,000 समुद्री मील की यात्रा करेंगी। ये बात भी अपने आप में सही है। इस यात्रा में प्रतिभागी केवल एक बार नहीं, कितनी बार? 2 बार भूमध्य रेखा को पार करेंगे। 2 बार भूमध्य रेखा को पार करेंगे। बनाइए इसको, 2 बार भूमध्य रेखा को पार करेंगे, 2 बार भूमध्य रेखा को पार करेंगे। और दिया है इस यात्रा में लुविन, हॉर्न और वुड होप जैसे 3 महान अंतरिक्षों का चक्कर लगाया जाएगा। एक तो लुविन का चक्कर लगेगा, दूसरा हॉर्न का और तीसरा वुड होप का चक्कर लगाया जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब पूछा है गलत कथन कौन सा है, तो सी गलत है। याद कैसे रखना है अब हम सिखाते हैं आपको। फिलहाल उत्तर बनाइए। बना लिए? अब बताइए, मुझे बताइएगा। भारतीय सेना की प्रथम महिला जल यात्रा, भारतीय सेना की प्रथम महिला जल यात्रा ये शुरू करा गया 11 सितंबर सन 2000। भारतीय सेना की प्रथम महिला जल यात्रा 11 सितंबर 2000, हाँ 11 सितंबर 2025। इसका नाम क्या है? समुद्र परिक्रमा। नाम क्या है? समुद्र परिक्रमा का उद्घाटन कौन किया? राजनाथ। समुद्र परिक्रमा का उद्घाटन राजनाथ ने। उद्घाटन कहां से? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। राजनाथ ने उद्घाटन कहां से? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ध्यान दीजिएगा। और इसमें नौसेना का जहाज कौन शामिल हुआ? त्रिवेणी। नौसेना का जहाज पूछेगा कि समुद्र परिक्रमा में नौसेना का कौन सा जहाज? समुद्र परिक्रमा की शुरुआत कहां से? मुंबई। समुद्र परिक्रमा का उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने। सवाल बनेगा कि प्रथम महिला जल यात्रा का नाम क्या है? समुद्र परिक्रमा। समुद्र परिक्रमा कहां से? मुंबई। शुरू करने वाले नौसेना का शामिल जहाज कितने किलोमीटर यात्रा करेगा? 26,000। कितना करेगा? कितने बिंदु पर जाएगा? 3 बिंदु। और भूमध्य रेखा को कितनी बार पार करेगा? 2 बार। यही क्वेश्चन बनेगा, यहां से बना लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा सी। कंप्लीट डेटा है ये इसका। बढ़ेंगे आगे प्रश्न है दिया है 27 मार्च 2026 को 20वां रामनाथ गोयनका पत्रकारिता, अभी बता रहे थे ना आपको हम, पत्रकारिता का पुरस्कार दिया है। पत्रकारिता का पुरस्कार किसको दिया गया? बीबीसी न्यूज को दिया गया। अभी हमने साहित्य वाला देखा, चंद्रशेखर कामरा। कौन? रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान किसको? चंद्रशेखर कामरा। रामनाथ गोयनका का साहित्य सम्मान दिया गया चंद्रशेखर कामरा। और सम्मान पूछेगा पत्रकारिता में किसको दिया गया? बीबीसी न्यूज। किसको दिया गया? मतलब दोनों कथन अपने आप में सही है।
रामनाथ गोयनका का साहित्य सम्मान दिया गया चंद्रशेखर कामरा, और पत्रकारिता का सम्मान दिया जाएगा बीबीसी न्यूज को। कथन दोनों अपने आप में सही है, इस बात को बना लीजिएगा। 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वीरा मुथु। किसको दिया गया? 60वां ज्ञानपीठ वीरा मुथु। किसको दिया गया? 60वां ज्ञानपीठ वीरा मुथु। 60वां ज्ञानपीठ वीरा। 58वां बताइए। गुलजार और रामभद्रा। 58वां ज्ञानपीठ गुलजार और रामभद्राचार्य। गुलजार को किस भाषा के लिए? उर्दू। रामभद्राचार्य को संस्कृत। उर्दू और संस्कृत। ज्ञानपीठ 58वां रामभद्राचार्य और गुलजार। ज्ञानपीठ 59वां विनोद कुमार शुक्ला। ज्ञानपीठ 59वां विनोद कुमार। ज्ञानपीठ 59वां विनोद कुमार शुक्ला। भाषा कौन सी? हिंदी। भाषा कौन सी? हिंदी। ज्ञानपीठ 59वां विनोद कुमार शुक्ला, भाषा का नाम हिंदी। और ज्ञानपीठ 60वां वीरा मुथु। किसको दिया गया? वीरा मुथु तमिलनाडु के तीसरे लेखक। कौन से? तीसरे लेखक। भाषा का नाम तमिल। भाषा कौन सी? तमिल। भाषा का नाम तमिल। और सवाल बनेगा कौन से नंबर का पुरस्कार है? 60वां। कौन सा पुरस्कार? 60वां पुरस्कार। फिलहाल ये बना लेंगे। रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान दिया गया चंद्रशेखर कामरा, और सवाल बनेगा रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया बीबीसी न्यूज। साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर हम रिसेंटली बात करेंगे किसको प्रदान किया गया, तो अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार नवतेज। किसको दिया गया? और हिंदी भाषा का पुरस्कार ममता। हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा का पुरस्कार ममता कालिया और अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार नवतेज। किसको दिया गया? सब पढ़ाए हैं ना? सब पढ़ाया गया है। आगे है दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाज को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सी परियोजना चलाया? तो परियोजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट फ्रीडम। क्या नाम है? प्रोजेक्ट फ्रीडम। ठीक है सर, इतना सेट कंप्लीट करने से पेपर निकल जाएगा क्या? पहले इतना तो करो, इतना करिए। करंट के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब कैसा कॉन्फिडेंस चाहिए बताइए? इतना बुश लेवल पे करंट अफेयर है, अब इससे आसान नहीं हो सकता। अच्छा, याद घर पे तो नहीं पढ़ता होगा कोई? नहीं, वही होमवर्क वाला ना, मेरा पढ़ाया हुआ नहीं पढ़ता होगा सब, जरूरत है ही नहीं उसकी। आगे है, नहीं पढ़ते होंगे। अब यहां पे अच्छा बनने के लिए झूठ बोलिए तो उसका क्या मतलब है? हारमुज पर जहाज सुरक्षा। हारमुज पर जहाज सुरक्षा। हारमुज पर जहाज सुरक्षा, ध्यान दीजिएगा। हारमुज पर जहाज, हल्ला बंद करो यार। हारमुज पर जहाज सुरक्षा। अब देखिए, यहां से हम कई बात आपको बताएंगे। हारमुज पर जहाज सुरक्षा, सबसे पहले तो हारमुज एक प्रकार की क्या है? जल संधि है। क्या है? हारमुज एक प्रकार की क्या है? हारमुज जल संधि ओमान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? ओमान की खाड़ी को क्या करेगी? जोड़ेगी। और किससे जोड़ेगी भैया? फारस की खाड़ी। किससे जोड़ेगी? हाँ, हारमुज जल संधि ओमान की खाड़ी को छोड़ती है फारस की खाड़ी से। क्लियर है इतना? आगे आगे सुनिएगा। हारमुज जल संधि जो है, हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि पर ईरान का जहाज, इस पर ईरान का एक तो जहाज लगाया गया। हारमुज जल संधि पर ईरान का एक जहाज लगाया गया। ईरान ने कहा कि जो जो यहां से गुजरा, अगर मेरी अनुमति के बिना गुजरा तो उसके ऊपर हमला करना है। और इस जहाज का नाम क्या हो जाएगा? देना। क्या नाम होगा? देना। इस जहाज का नाम क्या है? देना। तो कल को सवाल पूछ दिया कि हारमुज पर उपस्थित देना नामक जहाज किसका है? ईरान का। किसका है? ईरान का है। ध्यान दीजिएगा। भारत के भी कई सारे जहाज यहां से गुजरे, और भारतीय सरकार ने, यानी भारत सरकार ने, भारत सरकार द्वारा जहाज सुरक्षा के लिए ऑपरेशन चलाया गया। जहाज सुरक्षा। भारत सरकार द्वारा अपने जहाज को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया, उसका नाम क्या है? ऊर्जा सुरक्षा। क्या नाम है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या होगा? ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा नामक ऑपरेशन चलाया गया भारतीय सेना द्वारा, ताकि भारत के जहाज हारमुज से आसानी से आ पाए। और हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ने जहाजों को वापस निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो प्रोजेक्ट फ्रीडम। कौन सा? प्रोजेक्ट फ्रीडम। बनाइए। और भी बात है, फिलहाल इतना लिखिए। क्या क्या देना? हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, फिलहाल नोट करिए। क्या? ओ अच्छा, एक सेकंड, हल्ला मत करिएगा। सुनिए 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 सुनिए। हाँ हाँ, सही बोला सब। ये जो देना जहाज था ना, देना, ये जहाज का नाम हो जाएगा कदेर क्रूज। क्या नाम होगा? हाँ, बहुत सही, सब चालाक हो गया है अब। इसका नाम लिखिए कदेर क्रूज। क्या नाम है? कदेर क्रूज। हाँ, ये सब सही बोला। देना को तो अमेरिका ने क्या किया? मार दिया था हिंद महासागर में। हाँ, कदेर क्रूज। क्या नाम है? कदेर क्रूज। चलो, बहुत बढ़िया है भाई। सर, ऑपरेशन संकल्प, अभी बहुत सारा कुछ है, फिर कभी बात होगी उस पर। कितना एक ही साथ सब याद भी तो नहीं ना होगा। इसकी कुछ चर्चा हमने करा है, कुछ बाद में करेंगे, है ना?
हाँ, सवाल बनेगा कि हिंद महासागर के अंदर ईरान का वह जहाज जिसको अमेरिका ने डुबा दिया उसका नाम देना, क्या नाम है? हाँ, एक सवाल और, मिलन अभ्यास में ईरान का कौन सा जहाज भाग लिया? देना, क्या नाम है? देना। ईरान का वह जहाज जो हार्मुज पर लगाया गया ताकि अन्य जहाज को गुजरने से रोका जा सके, नाम क्या है? कदेर क्रूज। क्या नाम है? कदेर क्रूज। अब तो लिखे हैं ना आप लोग, इसको देना काट के बना लीजिए, कदेर क्रूज। आगे आगे बढ़ेंगे। दिया है कि मई 2026 में असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी नेता बने हैं। मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 3 कार्यकाल पूरा किया कि 2 पूरा किया? 2 पूरा किया। बना लीजिएगा, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी। कितने राज्यों में चुनाव हुआ भैया? 4। और कितना यूटी में हुआ? 1। कितना यूटी में? 1 यूटी में। ध्यान दीजिएगा। आगे है, भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण उत्सव के लिए। सही है क्या? सुनिए ना, सुनिए, हल्ला नहीं करिए। चंद्रयान 3 की बात करते हैं, कब गया? सन 2023 में। सफल था कि असफल? सफल। क्या रहा? सफल रहा। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट का नाम क्या है? क्या नाम है? एलवीएम। क्या नाम है? एलवीएम मार्क 3 M4। एलवीएम मार्क 3 M4। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट का नाम क्या है? एलवीएम मार्क 3 M4। एलवीएम मार्क 3 M4 बना लेंगे। हाँ, चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट का नाम क्या हो जाएगा? एलवीएम मार्क 3 M4। कब भेजा गया? सन 2023 में। और ये कब पहुंचा था? ये पहुंचा था कब? 23 अगस्त। कब पहुंचा? 23 अगस्त को पहुंचा था। 23 अगस्त सन 2023 को पहुंचा। तो 23 अगस्त को क्या मनाया गया? अंतरिक्ष दिवस। क्या मनाया गया? अंतरिक्ष दिवस, न कि प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। अंतरिक्ष दिवस सेलिब्रेट करा गया। मतलब पहला उत्तर नहीं हो सकता है, गलत नहीं, मतलब नहीं हो सकता है। आगे 1998 के पोखरण परीक्षण के लिए यही बात सही है। ध्यान दीजिएगा, 1998 के पोखरण परीक्षण के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहला परीक्षण जो था, पहला परमाणु परीक्षण भारत सरकार द्वारा करा गया। और पहला परीक्षण करा गया था 1974 में। कब करा गया? 1974। और यह परीक्षण कैसा था? असफल। कैसा था? असफल। और यह परीक्षण कहां करा गया था? पोखरण में। कहां पर? पोखरण, राजस्थान में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण, राजस्थान, जो कि असफल हो गया सन 1974 में। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसको किया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया। तो भारत सरकार ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। और भारत सरकार ने जो सेकंड परमाणु परीक्षण किया, यह कब किया? 1998 के अंदर किया। और परीक्षण 2 दिन, एक तो 11 मई और दूसरा 13 मई को। परीक्षण 2 दिन, 11 मई और 13 मई। और यह परीक्षण सफल था कि असफल? यह परीक्षण कैसा रहा? सफल रहा। यह परीक्षण कैसा रहा? सफल रहा। और इसमें कुल कितना परीक्षण करा गया था? 5 परीक्षण। कितना परीक्षण? 5 परीक्षण। 2 दिनों में 5 परीक्षण करे गए। और ये पांचों परीक्षण सफल रहा, जिसको हम नाम देते हैं पटना। ध्यान दीजिएगा, पटना का तो इसमें इनॉग्रेशन किया गया। और इसी के तर्ज पर कुछ परमाणु मिसाइलें बनाई गई। और कितना परमाणु परीक्षण हुआ? 5 हुआ। 5 टाइप का हुआ। ध्यान दीजिएगा। फिलहाल देख लीजिए, तो कहा गया प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया 11 मई को। और किस अवसर पर मनाया गया? तो पोखरण सेकंड के अवसर पर मनाया गया। बना लीजिएगा। अच्छा, एक सवाल पूछा था कि पोखरण सेकंड नामक परीक्षण करा गया 1998, लेकिन पोखरण सेकंड परीक्षण की घोषणा कब करी गई आधिकारिक तौर पे? भाई, परीक्षण करा गया पहले तो किसी को नहीं बताया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसकी आधिकारिक घोषणा करा था। यह क्वेश्चन एग्जाम में था। लिखिएगा, पोखरण सेकंड। पोखरण सेकंड इधर लिख रहे थे क्या आप लोग? इधर ये लिख रहे थे, तो बोले कहे नहीं कि लिख रहे हैं? हो गया है। आगे पोखरण सेकंड की बात करते हैं 1998। कब? 1998। पोखरण सेकंड के तहत भारत ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का नाम मिशन शक्ति। क्या नाम होगा? मिशन शक्ति। भारत ने ऑपरेशन चलाया मिशन शक्ति। कल को अब सवाल बनेगा कि मिशन शक्ति का संबंध किससे है? पोखरण परमाणु परीक्षण से। और कौन सा? दूसरा या पहला? दूसरा। कौन सा परीक्षण? दूसरा परीक्षण। अब ध्यान देना, यह परीक्षण 2 दिन, एक तो हुआ 11 मई को और दूसरा हुआ 13 मई को। 11 और 13 मई को विकट परिस्थितियों में परीक्षण करा गया। 11 मई 1998 और 13 मई 1998। 11 मई को सरकार ने 2 परीक्षण कराया। 2 परीक्षण जब लगा कि हम परीक्षण कराने में सफल हैं, तो 13 तारीख को 3 परीक्षण और करा दिया। ओवरऑल भारत ने कुल कितने परमाणु परीक्षण किए? तो 5 परीक्षण किए। 5 परमाणु परीक्षण किया भारत सरकार ने। और भारत सरकार ने इसकी घोषणा कब करी? तो भारत सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसकी घोषणा किया गया कब? इसकी घोषणा करा गया 1999। और घोषणा करने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री ने सार्वभौमिक घोषणा किया कि अब भारत भी परमाणु से संपन्न देश है। अच्छा, वर्तमान पूरे विश्व में कितने परमाणु संपन्न देश हैं? 5, 8। कितने हैं? आधिकारिक तौर पर 5। आधिकारिक तौर पर 5। ऐसे कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। आधिकारिक तौर पर 5। अगर ऐसे देखा जाए तो 8। 5 कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका।
चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। और इन 5 देशों को जो स्थायी रूप से परमाणु परीक्षण करने वाले हैं, इनको P5 क्या कहा गया? हाँ, P से परमाणु और 5 से 5, परमाणु 5 कहा गया। और भारत, पाकिस्तान और इजराइल, भारत, पाकिस्तान और इजराइल, इनके पास भी परमाणु है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है जब तक अटैक नहीं होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ओसामा बिन लादेन को कोई भाव ही नहीं देता था कि वो आतंकवादी है। अमेरिका ने कहा कि ना ना, लादेन आतंकवादी हो ही नहीं सकता, उससे बढ़िया कोई नहीं है। हमला कर दिया। ध्यान दीजिएगा। हाँ, WTC भवन पे हमला कर दिया। जैसे ही हमला किया, कहा आतंकवादी। समझ रहे हैं ना? तो ये सब मान ही नहीं रहा कि भारत के पास परमाणु भी आधिकारिक तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमला देखेगा तब तैयार होगा। बना लीजिएगा फिलहाल। ये आगे बढ़े। देखिए, दिया है कि क्लीन एंड ग्रीन पंचायत श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कावरथा उत्तर ग्राम परिषद किस राज्य में है? मिजोरम में। कल पढ़ाए थे, पढ़ाया था हमने। अच्छा, ये बताइए कैठो पंचायत पुरस्कार दिया गया? 42 ना? कितना? 42। कितना दिया गया? 42 दिया गया। आगे दिया है संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 1 मई 2026 से ओपेक, पहले तो जानिए ओपेक क्या है। ओपेक समझ रहे हैं? ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक संघ है। लिखिएगा, ये पेट्रोलियम निर्यातक संघ है। ये पेट्रोलियम निर्यातक संघ है। मतलब ओपेक को हम पेट्रोलियम निर्यातक संघ कहते हैं। और भैया ध्यान देना, ये पेट्रोलियम के निर्यात वाले संघ है। और ओपेक की स्थापना के संबंध में बात किया जाएगा। स्थापना 1960। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ओपेक का मुख्यालय कहां? जेनेवा। कहां पर? जेनेवा। ओपेक का मुख्यालय कहां? जेनेवा। ओपेक से बाहर होने के लिए अरब ने कह दिया है कि हम यहां से बाहर होंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए अरब यहां से बाहर हो रहा है। बना लीजिएगा। वियना है ना? हाँ, वियना। हेडक्वार्टर कहां पर? वियना मतलब ऑस्ट्रिया, वियना। आगे बढ़िएगा। इतना हो गया। पेट्रोलियम निर्यातक के बारे में पूछेगा, बता लीजिएगा। अभी यहां से बाहर होने की घोषणा कर दिया दुबई। और बाहर होने के पीछे का उद्देश्य भी बताया कि पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय नहीं हो रहा है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। आगे दिया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा ना, इसको हम आज नहीं, आज तो समय खत्म हो गया, इसको हम कल बताएंगे। कल नहीं, आज आंसर करा देते हैं, कल बताएंगे। दरअसल इसमें है क्या कि रैंकिंग 2 टाइप की आई है। एक तो QS वर्ल्ड रैंक है और दूसरा सब्जेक्ट वाइज आई है। तो सभी को कैटेगरी वाइज इसमें पुरस्कार दिया गया है। तो ये इसको हम कल बताएंगे और बहुत विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आज इसका उत्तर कर लीजिएगा। वैश्विक स्तर पर सिर्फ 50 में से 27 भारतीय विश्वविद्यालय हैं। और इसलिए हम बताएंगे आपको कि कहीं कहीं 54 भी दिया है। 54 होने का कारण है, ये सब कल चर्चा होगी। मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम पुरस्कार मिला। सही है क्या? ध्यान दीजिएगा। मतलब कथन दोनों अपने आप में क्या है? सही है। इस पर हम विस्तृत चर्चा कल करेंगे। आज फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं होगा। आगे दिया है, हाल ही में केंद्र ने आरबीआई को मुद्रास्फीति को 4% बनाए रखने का दायित्व सौंपा है। बात सही है क्या? हमने कभी आपसे बताया था कि जो मुद्रास्फीति है, हमने बताया था आपसे कि जो मुद्रास्फीति की दर है, कहा गया कितना रखना है? 4। बैलेंस करके रखना है कितना? 4। अब ये प्लस माइनस कितना हो सकता है? प्लस माइनस क्या हो सकता है? 2। यानी अधिकतम होगा तो कितना होगा? 6। अधिकतम मुद्रास्फीति कितना हो सकती है? 6। और न्यूनतम मुद्रास्फीति कितना हो सकती है? न्यूनतम कितना हो सकती है? 2। और सवाल पूछेगा भैया कि वर्तमान दर क्या है? तो मुद्रास्फीति की वर्तमान दर कितना है? 4.5%। देख लीजिए एक बार। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य हैं। बात सही है क्या? बना लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, प्रश्न है दिया है कि 31 से 35 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान यानी एनडीसी के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता की कमी के लक्ष्य को 55% तक कर दिया है। 55% तक नहीं किया है, बल्कि कितना कर दिया है? तो 45% तक कर दिया है। और 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता का हिस्सा कितना होगा? तो 60% तक होगा। ये बात भी कही गई। मतलब देखा जाए तो पहला गलत है और दूसरा क्या है? सही है। केवल 2 सही है। अच्छा, ये बताइए कि भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या रखा है? लक्ष्य कितना? 2000 कितना गीगावाट? कितना? 500। कै गीगावाट? 500 गीगावाट। और सवाल बनेगा परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य क्या रखा है? परमाणु ऊर्जा या नाभिक ऊर्जा का लक्ष्य कितना? 100 गीगावाट। कितना रखा है? और भारत परमाणु ऊर्जा 100 गीगावाट तक पहुंचाएगा 2047। कब तक पहुंचाएगा? 2047। ये सब क्लियर है ना सबको? चलिए आगे है।
दिया है मार्च 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक स्थिरता कोष की स्थापना के लिए संसदीय स्वीकृति को प्रदान किया। यह बात अपने आप में सही है। मार्च 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पश्चिमी एशिया संकट के कारण आर्थिक स्थिरीकरण कोष की स्थापना के लिए संसदीय स्वीकृति मानी है। ये दोनों बात अपने आप में सही है। कल इस पर क्वेश्चन आएगा, थोड़ा डेटा रहेगा, आज कोई डेटा नहीं है। हाँ, सवाल बनेगा कि आर्थिक स्थिरी कोष की स्थापना करने वाला कौन? वित्त मंत्रालय। और उसके लिए पैसा कितना पास किया? 1 लाख करोड़। कितना पैसा? हाँ, आर्थिक स्थिरी कोष में कितना पैसा? 1 लाख करोड़। और इसको बनाने वाला कौन? वित्त मंत्रालय। आगे दिया है कि जल जीवन मिशन, सुने हैं ना? जल जीवन मिशन की घोषणा करा गया, ध्यान दीजिएगा, जल जीवन मिशन की घोषणा करा गया 15 अगस्त। कब किया गया? 15 अगस्त सन 2019। 15 अगस्त सन 2019। और इसका टारगेट रखा गया, इसका टारगेट रखा गया कब? 5 साल। कितने साल का? 5 साल। 5 साल मतलब सन 2024। परंतु फिर इसको बढ़ाकर कर दिया सन 2028 तक। कब तक कर दिया? सन 2028 तक कर दिया। पढ़िए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन को दिसंबर 2030 तक, यह बात अपने आप में गलत है। मिशन के लिए कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख रुपए कर दिया। यह बात अपने आप में सही है। मतलब पहला गलत और दूसरा क्या होगा? सही होगा। बनाइए भैया, बनाइए। सर 18 का बता दीजिए। 18 का क्या है? सी है। आगे है, नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेसेट अध्यक्षता प्राप्त करने वाले विश्व के पहले नेता हैं। यह भी सही है। मतलब कथन दोनों अपने आप में क्या है? सही है। आगे बढ़िएगा। दिया है कि वायु शक्ति 2026 का आयोजन करा गया पोखरण में। और इस आयोजन को देखने वाली अपने प्रत्यक्ष आंखों से हैं द्रौपदी मुर्मू। दोनों कथन अपने आप में क्या है? सही है। फिलहाल बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, अच्छा बनाइए। बन गया। आगे दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अटल नवाचार मिशन ने त्रिपुरा में पहला राज्य नवाचार मिशन की शुरुआत करा। यह बात अपने आप में सही है। अटल नवाचार मिशन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक प्रकार की क्या है? पहल है। एक सेकंड। अटल नवाचार किसकी पहल है? नीति आयोग। किसकी है? नीति आयोग की एक प्रकार की पहल है। मतलब दूसरा वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा। केवल एक सही है। बनाइए, अटल नवाचार में केवल एक सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नीति आयोग की पहल है। और बढ़ेंगे आगे। आगे मतलब बिहार का है। अब थ्योरी लिखवाएंगे हम, पेपर अब रख लीजिए। बिहार बजट 45 मिनट पढ़ाएंगे लगातार कंटिन्यू। कहां लिखेंगे? व्यवस्था है कुछ लिखने का? हम तो पहले ही बोले थे कराएंगे हम, रिटर्न कराएंगे, लिखित कराएंगे। इसमें ना बहुत कुछ लिखा है ना। और सबसे खराब बात इसकी है कि अंग्रेजी में है। तो अब हम इसको हिंदी में लिखवाएंगे। हिंदी वाले में उतना क्लियर नहीं था जितना डेटा इसमें। देखिए इसमें बहुत डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है इसमें। डेटा मतलब हिंदी वाले जहां भी आप बजट ढूंढिएगा उससे ज्यादा डेटा है इसमें। अंग्रेजी वाले में, हिंदी वाले में उतना स्पष्ट नहीं किया है। तो देखिए सब अंग्रेजी में। पढ़ाना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिहार बजट। बिहार बजट हिंदी लिखते हैं क्या? बिहार बजट सन 2026 और 2027। और हल्ला नहीं करिएगा एकदम, मतलब 0% हल्ला होना चाहिए। हम लिखवाएंगे और हम याद करवाएंगे। यहां से याद करते समय बोलिएगा थोड़ा। बिहार बजट सन 2026 और 27। बिहार बजट सन 2026 और 27। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा पेश किया गया बिहार बजट सन 26 और 27। बिहार बजट सन 2026 और 27। 26 और 27 पेश किया गया 3 फरवरी 2026। पेश किया गया 3 फरवरी 2026 को। पेश किया गया 3 फरवरी सन 2026 को। और इसको पेश करने वाले बिहार के राज्य वित्त मंत्री कौन है? तो बिहार के राज्य वित्त मंत्री की बात करेंगे। राज्य वित्त मंत्री द्वारा इसको पेश किया गया, जिनका नाम क्या है? विजेंद्र यादव। क्या नाम है? विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव द्वारा इसको पेश किया गया बिहार के बजट को। और बहुत खास है बजट, क्योंकि सबसे बड़ा बजट कह सकते हैं आप इसको। विजेंद्र यादव द्वारा इसको पेश किया गया। विजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी सन 2026 को पेश किया गया। अगर हम बात करेंगे तो लिखिएगा वर्तमान बजट। लिखिए वर्तमान बजट। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देते हैं, फिर हम अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। वर्तमान बजट, कलर कौन सा रखते हैं? ब्लैक रखते हैं। वर्तमान बजट
वर्तमान बजट सात निश्चय योजना 3.0 पर आधारित है। वर्तमान बजट सात निश्चय योजना 3.0 पर आधारित है। ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर केवल है। वर्तमान बजट, ध्यान दीजिएगा, सात निश्चय योजना 3.0 पर आधारित है। वर्तमान बजट सात निश्चय योजना 3.0 पर आधारित है। वर्तमान बजट सात निश्चय योजना 3.0 पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, सात निश्चय का नाम आप लोग सुने होंगे, कहीं पर मेंशन करने का प्रयास कीजिएगा। जो सात निश्चय है, सात निश्चय को कहीं मेंशन करने का प्रयास कीजिएगा। सात निश्चय जो है, सात निश्चय योजना, इसको कहीं लिख लीजिएगा, कहीं जहां आपका मन करे वहां पर थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए इसको। सात निश्चय योजना, इसकी अब तक कितनी योजनाएं आई हैं? 3 योजना। कितनी योजनाएं आई हैं? हाँ, सात निश्चय की अब तक 3 योजनाएं आई हैं। और सात निश्चय की जो पहली योजना थी, इसको शुरू करा गया सन 2015 में। कब? सात निश्चय एक की बात करते हैं, शुरू होता है कब? सन 2015 में। 5 साल के लिए शुरू करा गया, मतलब सन 2020 तक के लिए शुरू करा गया। अगर हम बात करते हैं सात निश्चय 2, अगर हम सात निश्चय 2 की बात करेंगे, सात निश्चय 2, अगर हम सात निश्चय 2 की बात करते हैं तो 2020 में आया और कब तक चला? सन 2025 तक चला। नेक्स्ट हम बात करते हैं सात निश्चय 3। अगर हम सात निश्चय 3 की बात करेंगे तो सात निश्चय 3 नामक योजना ये सन 2025 में आती है और कब तक चलेगी? सन 2030 और सन 2031 तक के लिए है। सात निश्चय 3.0 की बात करेंगे, सन 2030 से लेकर सन 2031 तक की योजना है, जिसको हम सात निश्चय 3 के नाम से जानते हैं। सात निश्चय 3 योजना की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये सात निश्चय 3 योजना सन 2025 से लेकर सन 2031 तक की योजना है। और इस योजना के तहत कहा गया, इस सात निश्चय योजना के तहत कहा गया, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, सात निश्चय योजना, लिखिए, सात निश्चय योजना केंद्रित है। सात निश्चय योजना सात निश्चय योजना केंद्रित है। सात निश्चय योजना केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? ध्यान दीजिएगा, सात निश्चय योजना केंद्रित है। ये किस पर केंद्रित है? इसमें सबसे पहली बात कहा गया, इसमें समावेशी विकास। क्या कहा गया? समावेशी विकास की बात की गई। इसमें समावेशी विकास की बात की गई, कहा गया ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। इसमें सबसे पहले तो समावेशी विकास की बात की गई, और किसकी विकास की गई? रोजगार की बात की गई, रोजगार। समावेशी विकास की बात की गई, रोजगार की बात की गई, और ध्यान दीजिएगा इसमें पीढ़ी की बात की गई, पीढ़ी। और किसकी बात की गई? तो शिक्षा की बात की गई, शिक्षा की बात की गई, और महिला सशक्तिकरण की बात की गई। इसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई, महिला सशक्तिकरण की बात की गई, महिला सशक्तिकरण की बात की गई, और बुनियादी ढांचे। ध्यान दीजिएगा, और किसकी बात की गई? तो कृषि की बात की गई और बुनियादी ढांचा की बात की गई। इसमें अगला लिखिएगा, कृषि की बात की गई, कृषि, और कृषि के साथ और किसकी बात की गई? तो बुनियादी ढांचा। किसकी बात की गई? बुनियादी ढांचा की बात की गई। कैठो हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 बनाइए। इतना तो याद करवाएं, लिखना उद्देश्य नहीं है, लिखना तो है ही, फिलहाल याद करना ज्यादा जरूरी है। बना लिए? इतना बनाए? अब जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल बनेगा कि बिहार बजट 26-27 कब पेश किया गया? 3 फरवरी सन 2000। बिहार बजट 26-27 3 फरवरी 2000। बिहार बजट 26-27 3 फरवरी 2000। पेश करने वाले कौन? विजेंद्र यादव। बिहार बजट पेश किया विजेंद्र यादव 3 फरवरी सन 2026। और बिहार बजट का वर्तमान आधार क्या है? सात निश्चय 3.0, सात निश्चय योजना 3.0। सात निश्चय 3.0 का कार्यकाल पूछेगा 2025 से लेकर सन 2030 और 31। कितने साल के लिए? 5 साल। कितना साल? 5 साल। वर्तमान बजट किस योजना पर आधारित है? सात निश्चय 3.0, सात निश्चय 3.0। सात निश्चय योजना का पहला चरण 15 से 20 सन 2015 से। सात निश्चय का पहला चरण 2015 से 20। सात निश्चय का दूसरा चरण 2020 से 25। सात निश्चय दूसरा चरण 20 से, सात निश्चय दूसरा चरण 2020 से 25। सात निश्चय तीसरा चरण 25 से 30 31, 25 से 30। सात निश्चय तीसरा 25 से 30। और कितने साल के लिए? हाँ, तीनों सात निश्चय योजना कितने साल के लिए थी? 55 साल के लिए थी। और सात निश्चय योजना केंद्रित है किस पर? समावेशी विकास। किस पर? देखिए ऐसे याद करिए, समावेशी विकास और रोजगार, समावेशी विकास और पीढ़ी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, पीढ़ी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, पीढ़ी शिक्षा और कृषि और बुनियादी ढांचा, कृषि और समावेशी विकास और रोजगार, समावेशी विकास और पीढ़ी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, पीढ़ी शिक्षा और समावेशी विकास और रोजगार, समावेशी विकास और पीढ़ी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, पीढ़ी शिक्षा और
पीढ़ी, शिक्षा और महिला, और उसके बाद बुनियादी ढांचा और कृषि, कृषि और बुनियादी, कृषि और बुनियादी ढांचा, कृषि और बुनियादी ढांचा। ध्यान दीजिएगा, समावेशी विकास और उसके बाद पीढ़ी, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद महिला, नेक्स्ट कृषि और बुनियादी ढांचा। सबसे पहले क्या? समावेशी विकास, उसके बाद रोजगार, उसके बाद पीढ़ी, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद महिला, उसके बाद कृषि, उसके बाद बुनियादी ढांचा। बना लेंगे। हाँ, बजट पेश किया गया 3 फरवरी 2000। पेश करने वाले बजट का आधार 7 निश्चय 3.0 का लक्ष्य 25 से 30। कितने साल के लिए? 5 साल। कितने साल के लिए? 5 साल। देख रहे हैं ना, इसमें कुछ कुछ झलक रहा होगा। देखिए देखिए, दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें भी कुछ कुछ है, ये दिख रहा है ना सारा कुछ। हाँ, तो आराम से हर एक क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ पॉइंट आपको दिया गया है, और एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट को हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी लिख कर दे दिया है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। देखिए और क्या दिया है इसमें, और कहा गया इसमें, और कहा गया कि ये जो बजट है ये 7 निश्चय 3.0 पे आधारित है, और 7 निश्चय की अब तक कुल कितनी योजनाएं चली हैं? तो 3। कितनी चली है? 3। वर्तमान 7 निश्चय का लक्ष्य कितना है? 5 साल। कितना लक्ष्य है? 5 साल का लक्ष्य है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। वर्तमान 7 निश्चय का लक्ष्य कितना है? 5 साल। वर्तमान बजट के अनुसार कुल कितना संकल्प लिया गया? तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान बजट में, वर्तमान बजट मतलब 2026 और 2027 में संकल्प, संकल्प कितना लिया गया? 3। कितने संकल्प लिए गए? 3 लिए गए। वर्तमान बजट सन 2026 और 27 में कितने संकल्प लिए गए? तो 3 लिए गए। वर्तमान बजट सन 2026 और 27 में कितना संकल्प लिया गया? तो 3 लिया गया। कितना संकल्प? 3 संकल्प लिए गए, और तीनों संकल्पों में कहा गया, पहले संकल्प में कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? दुगना होगा। इसमें कहा गया प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इसमें कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? दुगना होगा। बजट का एक संकल्प तो ये है। बजट का जो दूसरा संकल्प है, इसमें कहा गया 1 करोड़ नौकरी को पैदा करेंगे। 1 करोड़ सरकारी नौकरी पैदा, 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई, 1 करोड़ नौकरी की बात की गई, 1 करोड़ नौकरी आएगी बिहार में, ऐसा कहा गया। और तीसरे, ये सब क्या कह दिया है सब? 1 करोड़ नौकरी, चलिए ठीक है, होना भी चाहिए। 1 करोड़ नौकरी का मतलब 10 मिलियन कितना होता है? तो कभी कभी 1 करोड़ न दे के दे देगा 10 मिलियन रोजगार। 10 मिलियन रोजगार देने की बात की गई, 10 मिलियन रोजगार देने की बात की गई। और अगर हम तीसरे की बात करेंगे, तीसरे में कहा गया महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। तीसरे में कहा गया महिला को सशक्त बनाया जाएगा, महिला सशक्तिकरण। तीसरे में कहा गया महिला सशक्तिकरण की बात की गई, और कहा गया महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, और कहा गया कि उनके व्यापार और व्यवसाय के लिए उनको 2 लाख रुपए की राशि क्या करी जाएगी? मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल इतनी बात बना लीजिएगा। बजट 26-27 में संकल्प कितने लिए गए? बजट 26-27 में कितना संकल्प? क्या क्या कहा गया? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय 1 करोड़ रोजगार, प्रति व्यक्ति आय 1 करोड़ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, प्रति व्यक्ति आय 1 करोड़ रोजगार और महिला। हाँ, बजट में संकल्प कितना? संकल्प कितना? प्रति व्यक्ति आय 1 करोड़ रोजगार और महिला। हाँ, प्रति व्यक्ति आय 1 करोड़ रोजगार और महिला। कोई दिक्कत किसी को नहीं? ध्यान दीजिएगा। आगे आगे देखिए और क्या है दिया है कि वर्तमान का बजट बिहार का एक विकास मॉडल प्रस्तुत करता है। लिखिएगा, वर्तमान बजट सन 2026 और 27, वर्तमान बजट लिखिएगा, वर्तमान बजट, वर्तमान, अभी हम लोग बजट तक पहुंचे नहीं, अभी हम लोग अवधारणा पढ़ रहे हैं इसकी। वर्तमान बजट सन 2026 और 27, वर्तमान बजट सन 2026 और 27 बिहार के लिए लिखिएगा, बिहार के लिए एक विकास मॉडल प्रस्तुत करता है। बिहार के लिए एक विकास मॉडल, बिहार के लिए एक विकास मॉडल प्रस्तुत करता है। बिहार के लिए एक विकास मॉडल प्रस्तुत करता है, विकास मॉडल प्रस्तुत करता है, बिहार के लिए विकास मॉडल प्रस्तुत करता है। और ध्यान दीजिएगा, बिहार के लिए एक विकास मॉडल प्रस्तुत करता है, और कहा गया इस विकास मॉडल के कितने स्तंभ दिए गए? तो इस जो विकास मॉडल है इसमें कितना स्तंभ दिया गया? इसके स्तंभ कितने दिए गए? तो 5। कितना स्तंभ दिया गया? 5 दिया गया। इस विकास मॉडल में कितना स्तंभ दिया गया? तो 5। बिहार में विकास मॉडल के कितने स्तंभ दिए गए? 5। कहा गया इसमें एक तो स्तंभ होगा ज्ञान, क्या होगा? ज्ञान होगा। दूसरा स्तंभ है सत्यनिष्ठा, क्या है? सत्यनिष्ठा। दूसरा स्तंभ क्या होगा? सत्यनिष्ठा होगा। और इसमें तीसरा स्तंभ है विज्ञान, तीसरा स्तंभ क्या है? विज्ञान। तीसरा स्तंभ है विज्ञान। चौथा स्तंभ है आकांक्षा और सम्मान, चौथा स्तंभ है आकांक्षा। और 5वां स्तंभ क्या है? तो सम्मान है। 5वां स्तंभ क्या है? सम्मान है। बिहार को यह सब दिलाना है। कहा गया बिहार को विकसित होने के लिए ज्ञान चाहिए, सत्यनिष्ठा चाहिए, विज्ञान चाहिए, आकांक्षा चाहिए और सम्मान चाहिए।
और डेटा वही है जो एग्जाम में आएगा, एकदम कोर डेटा लिखवा रहे हैं, कोई फालतू बात नहीं है, एकदम बना लीजिए। हो गया, इतना बना लिए। देखिए सरकार ने ये डेटा दिया है, देखिए ऐसा दिया है, हाँ कर देंगे। देखिए सरकार ने ये वाला डेटा दिया है, ये डेटा लगभग मान के चलिए बहुत पन्ना है इसमें। ये बिहार सरकार ने ये वाला जारी किया अपने वेबसाइट पे, ऐसा दिया है। देखिए इसमें ये सब देखिए क्या, ऐसे देखिए ऐसे, समझ में आएगा? नहीं आएगा। बस इसी डेटा को पीआईबी थोड़ा आसान कर दिया, हम और आसान करने वाले। फिलहाल देख लीजिए इसको। देखिए वर्तमान बजट 2026-27 में बिहार के लिए कितना विकास मॉडल? 5। बिहार का विकास मॉडल कितने स्तंभ पे? 5। बिहार का विकास मॉडल कितने स्तंभ पे आधारित है? 5। कितना मॉडल, कितना स्तंभ? 5 स्तंभ। जिसमें क्या है? ज्ञान, सत्यनिष्ठा, विज्ञान, आकांक्षा, सम्मान। ज्ञान, सत्यनिष्ठा, विज्ञान, आकांक्षा, सम्मान। ज्ञान, सत्यनिष्ठा, विज्ञान, आकांक्षा, सम्मान। बता लेंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल बनेगा कि बिहार के बजट में वर्तमान में कितने संकल्प लिए गए? 3 संकल्प की बात करेगा। 3 7 निश्चय में कितना लक्ष्य लिया गया? 7। 7 निश्चय केंद्रित है किस पर? समावेशी विकास, रोजगार, पीढ़ी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि और बुनियादी ढांचा। बना लेंगे। आइए, दिया गया है कि बजट में कितना संकल्प लिया गया? 3। कहा गया प्रति व्यक्ति आय दुगनी, 1 करोड़ रोजगार, महिला सशक्तिकरण। फिर कहा गया वर्तमान बजट 2026-27 में बिहार के लिए विकास मॉडल होगा और उसके कितने स्तंभ हैं? 5। ज्ञान, सत्यनिष्ठा, विज्ञान, आकांक्षा और सम्मान। चलिए बढ़ेंगे आगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आगे बढ़िएगा। अब आइए मूल बजट पे लिखिएगा। बजट सन 2026 और 27, बजट सन 2026 और सन 2027। अब हम लोग मेन अवधारणा पढ़ेंगे बजट की। बजट सन 2026 और 27, बजट सन 2026 और 27। बजट सन 2026-27 के तहत कुल कितना बजट पेश किया गया? तो इसके तहत कुल बजट पेश किया गया, इसके तहत जो कुल राशि पेश की गई, कुल राशि, कुल बजट राशि की अगर हम बात करेंगे, कुल बजट राशि पेश की गई कितना? तो ध्यान दीजिएगा 347,589। कितना? 347,589। कितना? 347,589। बजट की राशि 347,589.76 करोड़ रुपया। ध्यान दीजिएगा, बजट की राशि पूछेगा 347,589, 347,589। ध्यान दीजिएगा 347,589 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? 3.48 लाख करोड़, 3.48 लाख करोड़, 3.48 लाख करोड़ रुपया। बिहार सरकार का वर्तमान बजट पूछेगा कि 3.48 लाख करोड़। ध्यान दीजिएगा। सर जान के इंग्लिश में दिया है, कोई पढ़ लेगा तो नौकरी मांगेगा। हाँ ना ना, वैसे हिंदी में, वो बजट वाला हिंदी में है, ये तो पीआईबी अंग्रेजी में दिया है, पीआईबी ने अंग्रेजी में छापा है अच्छे से। तो कुल राशि की बात करेंगे 347,589, 347,589। अगर देखिए, अगर नंबर में डेटा याद रखना है तो बिहार का बजट 347,500, 347,500.76 करोड़। ये तो दिक्कत नहीं करेगा, यही करेगा 347,500 या 3.48 लाख करोड़, 3.48 लाख करोड़, 3.48 लाख, 3.48 लाख करोड़। बिहार का कुल बजट कितना? 3.48 लाख करोड़। लिखिएगा अब तक का सबसे बड़ा बजट, नोट करिए यहीं पर लिखिए। अब तक का सबसे बड़ा बजट, अब तक का सबसे बड़ा बजट, इसको हम कहेंगे अब तक का सबसे बड़ा बजट। ये अब तक का मतलब अगर देखा जाए तो 1947 से लेकर अब तक जितने भी बजट पेश करे गए उसमें सबसे बड़ा बजट कौन सा है? तो वर्तमान 2026 और 27 का बजट है। 26 और 27 का बजट 3.4 कितना है? 8 लाख करोड़, 3.48 लाख करोड़, 3.48 करोड़। अब तक का सबसे बड़ा बजट, अब तक का सबसे बड़ा बजट। ध्यान दीजिएगा, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अगर हम पिछले वाले से कंपेयर कराएंगे, अगर पुराना बजट के अनुसार देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा पुराना बजट से कितना ज्यादा है? तो ध्यान दीजिएगा पुराना बजट से कितना ज्यादा, डैश करके लिखिए। पुराना बजट से कितना ज्यादा? तो पुराना बजट से ज्यादा कितना है? तो ध्यान दीजिएगा पुराना बजट से ज्यादा है कितना? तो 9.68% क्या है? ज्यादा है। पुराना बजट से 9.68% ज्यादा है। पुराना बजट से 9.68% अब का बजट क्या है? तो ज्यादा है। पुराना जो भी बजट पेश किया गया था पीछे वाला, उससे अब की बार का बजट ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 9.68%। कितना ज्यादा है? 9.68% ज्यादा है।
9.68% ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। और अगर रुपए में देखा जाए तो 30,694 करोड़ ज्यादा है। लिखिएगा, रुपए में अगर देखा जाए तो 30,694 करोड़ ज्यादा है। 30,694 करोड़ बजट क्या है, ज्यादा है आपका। वर्तमान बजट पुराने बजट से कितना, 30,694 करोड़ क्या है, ज्यादा है। डेटा याद करना होगा, हम याद करवा देंगे, परेशान नहीं होइएगा, खाली लिख लीजिए। कम से कम लिखे रहेंगे तो आप लोग का भी तो ध्यान जाएगा ना उस पे। हो गया, इतना बना लिए। हाँ, इसको बनाइए। हो गया। देखिए, बजट पेश किया गया, मतलब सरकार कितना खर्चा करने वाली है, 3.48 लाख करोड़। सरकार कितना खर्च कर रही है, 3.48 लाख करोड़। कितना खर्च करेगी, 3.48 लाख करोड़। तो ये खर्चे को हम व्यय कह सकते हैं क्या, खर्चे को हम व्यय कहेंगे। जेब में पैसा आएगा तो आय और जाएगा तो व्यय। तो सरकार खर्च कर रही है, मतलब सरकार क्या कर रही है, व्यय कर रही है। तो बजट के दौरान कुल व्यय की बात करते हैं, तो बजट के दौरान सरकार कुल कितना व्यय कर रही है, कुल कितना खर्च कर रही है। तो सरकार खर्च कितना कर रही है, 3.48 लाख करोड़। कितना खर्च कर रही है, 3.48 लाख करोड़। भैया 3.48 लाख करोड़ खर्च हो रहा है, तो कुछ ना कुछ यहां से प्राप्त भी होगा। तो सरकार की प्राप्तियां क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सरकार की प्राप्तियां, सरकार की प्राप्तियां, प्राप्तियों को हम बोल सकते हैं आय। क्या बोल सकते हैं, आय। अगर हम पैसा खर्चा करेंगे तो हमें मिलना भी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सरकार ने कहा है कि हम खर्च करेंगे तो हमें मिलना भी चाहिए। तो बिहार सरकार ने कहा कि हमारी कुल प्राप्तियां 2026 और 27 के दौरान, 2026 और 2027 में हमारी कुल प्राप्तियां कितनी होंगी, तो 2026-27 में हमारी कुल प्राप्तियां 347,752, कितना होंगे, 347,752 करोड़ रुपया होंगी। 347,752 करोड़, यानी आप सीधे तौर पे कह सकते हैं 3.48 लाख करोड़। यानी बिहार सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है, लगभग उतना कमाने का भी लक्ष्य रख रही है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बिहार सरकार ने कहा कि हम जितना खर्च करेंगे उतना ही क्या करेंगे, कमाएंगे भी। बनाइए, बिहार सरकार ने कहा कि हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली उतना ही पैसा हम क्या करेंगे, कमाएंगे। बना लेंगे। चलिए सुनिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि बिहार बजट में कुल राशि कितना है, 347,500, नमस्ते, 347,500 यानी 3.48। बिहार सरकार का बजट 3.48, खर्चा कितना कर रहे हैं, 3.48 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। और कितना पैसा आएगा, 347,752, 347,700 यानी कितना पैसा आएगा, 3.48 लाख करोड़। 3.48 यानी बिहार सरकार जितना खर्च कर रही है उतनी ही प्राप्तियों के अनुसार लग सकती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट में सवाल आ सकता है कि बिहार सरकार ने वर्तमान बजट में कितनी प्राप्तियों की अनुशंसा किया, तो सरकार जितना खर्च कर रही है उतनी ही क्या करेगी, प्राप्ति करेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे आगे ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा बजट सन 2026 और 27, अगला पॉइंट करके, बजट सन 2026 और 2027, बजट सन 2026 और 27, बजट सन 2026 और 27। और हमने देखा कि बजट सन 2026 और 27, सन 2026 और 27 में जो राशि थी, राशि बजट में जो राशि खर्च हो रही थी, खर्च होने वाली राशि को हमने देखा कितना है, 3.48 लाख करोड़। कितना है, 3.48 लाख करोड़ की राशि खर्च हो रही है। तो भैया पैसा खर्चा तो हो रहा है, लेकिन कहां कितना खर्चा हो रहा है, तो कहा गया कुछ पैसा तो योजना पर खर्चा होगा। कहां पर होगा, योजना पर। कहा गया कुछ पैसा बिहार सरकार का योजना पे खर्च होगा, कुछ पैसा बिहार सरकार का 7 निश्चय पर, किस पर खर्च होगा, 7 निश्चय 3.0 पर खर्च होगा। और कुछ पैसा बिहार सरकार का जो है ये कहां खर्च होगा, तो कुछ योजना पर, और कुछ पैसा खर्च होगा कहां पर, तो 7 निश्चय 2.0 पर खर्च होगा। तो ध्यान दीजिएगा, योजना पर 3.0 पर खर्च होगा। बिहार सरकार योजना पर कितना पैसा खर्च कर रही है, तो बिहार सरकार योजना पर 1.22 लाख, कितना पैसा, 1.22 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकार योजना पर खर्चा कर रही है। और बिहार सरकार 7 निश्चय पर कितना पैसा खर्च कर रही है, तो 14,800 करोड़ रुपया। कितना, 14,800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है बिहार सरकार, किस पर, तो 7 निश्चय पर। लिखिए 14,800 करोड़ रुपए बिहार सरकार 7 निश्चय पे खर्च कर रही है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। हो गया, बना लीजिए। हो गया। देखिए एक डेटा और, सर कम ज्यादा कमा लिया, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, खर्च से ज्यादा ही अनुमान लगा रहे हैं कि बिहार सरकार कमाएगी, पता नहीं क्या करेगा सब। फिलहाल इतना बना लीजिएगा। देखिए ये जो राशि हुई है ये खर्च हुई है, क्या हुई है, खर्च। तो खर्च हम दो तरह से करते हैं,
एक तो हम खर्च करते हैं राजस्व खर्च, कैसा करेंगे? राजस्व खर्च। और एक दूसरे खर्च को हम क्या बोलते हैं? पूंजी खर्च। कैसा खर्च? पूंजी खर्च। एक तो होता है राजस्व खर्च और दूसरा खर्च पूंजी खर्च। अच्छा, राजस्व खर्च पूंजी खर्च पढ़े हैं आप लोग? कभी पढ़े होंगे? नहीं। देखिए, पैसा जेब में आने को हम बोलते हैं आय, और जेब से जाने को खर्च। पैसा हमारे जेब से बाहर गया यानी पैसा क्या हुआ? खर्च हो गया। तो आय और खर्च में यही डिफरेंट है कि जब जेब में पैसा भरता है तो आय, जब जेब से पैसा निकलता है तो खर्च। अब इसमें खर्च कितने प्रकार का? दो, एक पूंजी और दूसरा हमारे द्वारा किया गया ऐसा खर्च जो ना हमारा कर्जा उतारे ना हमारी संपत्ति बढ़ाए, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, यानी हमारे द्वारा ऐसा खर्च जिससे ना हमारा कर्जा खत्म हो, हमारा कर्जा भी ना खत्म हो, ना हमारी संपत्ति बढ़े, ना हमारी किसी प्रकार की संपत्ति बढ़े, ऐसा खर्चा कैसा खर्चा है? राजस्व खर्चा। और पूंजी खर्च ऐसा खर्च है कि जिसको हम खर्च करें तो कम से कम हमारा कर्जा क्या हो जाए? कम हो जाए। हमारा कर्जा क्या हो जाए? कम हो जाए। और इसको खर्च करने पर हमारी संपत्ति क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो ऐसे खर्च को हम क्या बोलेंगे? पूंजी खर्च। ये बताइए कि आपने अपनी बर्थडे पार्टी बनाने में 1000 रुपए का खर्च किया और आपने ये खर्च किया, आपका खर्च कैसा खर्च है? कैसा खर्च? राजस्व है। आपने खर्च किया, क्या संपत्ति बढ़ी? कर्जा घटा और चढ़ जाएगा कर्जा। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार का खर्च कैसा खर्च है? कैसा है? सरकार अगर सोचिए वृद्धा पेंशन वगैरह सब स्कीम वगैरह चला रही है। अच्छा, महिलाओं को पैसा दिया गया 10,000, चुनाव के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपया मिला, ये रुपया किस खर्च में आएगा? कैसा खर्च? क्या सरकार की संपत्ति बढ़ी? वोट बढ़ा खाली। ध्यान दीजिएगा। आगे है, देखिए आगे दिया है कि मान लीजिए सरकार ने मेट्रो बनाने पर लाखों खर्च किए। सरकार ने मेट्रो बनाने पर लाखों खर्च किए, तो मेट्रो बनाने में हुआ खर्च ये किस प्रकार का खर्च है? पूंजी है। कैसा है यार? लेकिन ये बताओ कि पूंजी खर्चा करने में संपत्ति बढ़ती है और कर्जा घटता है। जब सरकार ने मेट्रो बनाया तो संपत्ति बढ़ा लिया लेकिन कर्जा भी बढ़ा लिया। कहते हैं कि 2 लाख रुपए का रोज खर्चा होता है और 13,000 का टिकट बिकता है। समझ रहे हैं ना? तो मेट्रो एक प्रकार का घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा इसलिए है क्योंकि बिहार में जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी तब तक मेट्रो का कोई काम नहीं है। हाँ, मेट्रो आप लगाइए नहर वाले सेंटर से इस वाले सेंटर तक, ठीक है? एक बार बैच छूटेगा, स्टूडेंट खूब सारा टिकट खरीद के यहां आएगा। सीधा कहने का मतलब है कि जब इंडस्ट्री का विकास होता है तब लोग मेट्रो का यूज करते हैं, यानी एक बार में बहुत सारे कर्मचारी उसमें भर के जाते हैं। और बिहार में क्या इंडस्ट्री है? कोई नहीं। समझ रहे हैं ना? और मेन मेट्रो को मजबूती तभी मिलेगी जब उसको स्टेशन से जोड़ा जाएगा, तब जाके उसको मजबूती मिलेगी। बीच में मेट्रो बना के कोई मतलब, कोई नहीं चढ़ेगा यार। बिना टिकट जरा चाहेगा, झूठी टिकट कौन लेगा? बना लीजिए इसको। चलिए बढ़े आगे। बिहार में पता है, जैसे हम लोग के 1-2 रिलेटिव हैं, उनके घर में कार वार होती है तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है कार से आ जाइए, तो सब कभी आज तक जीवन में कार से आया ही नहीं। आसान क्या है? बिना टिकट ट्रेन पकड़ो आ जाओ। कार से जाएंगे 5,000, ट्रेन से आएंगे 0 रुपया। समझ रहे हैं ना? तो मतलब बिहार में ये ट्रेडिशनल है कि लोग ट्रेन का ज्यादा यूज करते हैं। फिलहाल देख लीजिए। चलिए ये बना लेंगे ना, राजस्व और पूंजी खर्चा। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि जो सरकार खर्चा कर रही है, तो सरकार जो खर्च कर रही है, सरकार खर्च कर रही है तो पूंजी पर कितना खर्च कर रही है? पूंजी पर सरकार खर्चा कर रही है कितना? तो कुल बजट का। पूंजी पर खर्चा कर रही है कुल बजट का। कुल बजट का लिखिए भैया, कुल बजट का। कुल बजट का कितना खर्च कर रही है? तो कुल बजट का खर्च कर रही है सरकार पूंजी पर। पूंजी पर सरकार खर्च कर रही है कुल बजट का। कुल बजट का खर्च कर रही है, एक सेकेंड, कुल बजट का खर्च कर रही है 18.26%। 18.26% कुल बजट का खर्चा हो रहा है यहां, मतलब डेवलपमेंट करने पर। और बिहार सरकार का एक बड़ा हिस्सा एक खर्च हो रहा है बिना अनडेवलपमेंट वाले पार्ट पर, जिसका हिस्सा है 81.74। कितना है? 81.74% है। ध्यान दीजिए, संपूर्ण बजट का 81.47% बिहार राजस्व खर्चा कर रही है और संपूर्ण बजट का 18.26% सरकार कहां खर्च कर रही है? तो पूंजी पे कर रही है। बनाइए इसको। हो गया? इतना बना लिए? सुनिएगा, देखिए बिहार सरकार का कुल बजट का कितना खर्चा राजस्व पे हो रहा है? 81 पूंजी पर कितना? 18 पूंजी पर 18.26। सुनिए, बिहार सरकार कितना खर्च कर रही है? 3.48। 3 योजना पर 1.22। 1 योजना पर 1.22 और 7 निश्चय पे 14,800 लगाइए। इंपॉर्टेंट, 7 निश्चय पर 14,800। 7 निश्चय पर 14,800। और बिहार सरकार कितना राजस्व खर्चा कर रही है? 81
और पूंजी खर्चा कितना 18.26 18.26 बना लिए। एक बहुत बड़ा दुख आपका यहां से कटा। अब बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। देखिए यही सब डेटा है जो कि एग्जाम में फंसाता है। आगे बढ़िएगा, आगे नोट करिएगा। देखिए बिहार सरकार खर्चा भी कर रही है तो कुछ प्राप्त भी करेगी। प्राप्तियों को अभी छोड़ दीजिए, प्राप्ति एक प्रकार का अनुमान है, ना कि कोई डेटा है। आगे बढ़िएगा, आगे हेडिंग जैसा बनाइए, आगे बढ़िएगा और हेडिंग जैसा बना लीजिएगा। आगे बढ़िए और हेडिंग जैसा बना लीजिएगा। देखिए इसमें आगे क्या है, आगे क्या है कि बिहार सरकार का लिखिएगा बजट 2026 और 27, बिहार बजट 2026 और 27 हेडिंग करके लिखिएगा। बिहार 2026 बजट 2026 और 27 में पहला 26 और 27 में पॉइंट नंबर पहला लिखा है राजस्व अधिशेष कितना है। लिखिएगा राजस्व अधिशेष, बस सीधे याद कर लीजिएगा राजस्व अधिशेष कितना है। दूसरे पॉइंट पे लिखिएगा राजकोषीय घाटा कितना है। राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व अधिशेष कितना है। राजकोषीय घाटा आया था ना एडीओ में 3%, याद करिए। हाँ पिछला वाला भी यही था, अब वाला भी यही है। वो तो पुराना पूछा था लेकिन अब वाला ध्यान रखिएगा आप लोग। राजकोषीय घाटा और तीसरे नंबर पे लिखिएगा, तीसरे में बकाया सार्वजनिक ऋण, बकाया सार्वजनिक ऋण, बकाया सार्वजनिक ऋण देख लो कितना पैसा ये सब बाकी करके रखा है। बकाया सार्वजनिक ऋण देख लीजिएगा। अगर हम राजस्व अधिशेष की बात करेंगे तो राजस्व अधिशेष जो है कुल जीएसडीपी का कितना है, तो कुल जीएसडीपी का है 0.09%, 0.09%। और ध्यान दीजिएगा, और अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो ये कुल जीएसडीपी का कितना है 2.99% है। अप्रोक्सीमेटली 3 मान लें क्या, इसको लगभग 3 मान लें, मान ही लेते हैं, एडीओ माना है। लगभग कितना परसेंट, 3%, लगभग 3%। और सार्वजनिक ऋण देखो ये सब ऋण लिया है ना यार, बहुत ज्यादा लिया है, मतलब कम नहीं है ये कुल जीडीपी का, सोचिए अपने जीडीपी का 1/3 तो ऋण ले लिया है। कुल जीडीपी का, कुल जीएसडीपी का, कुल जीएसडीपी का ऋण कितना लिया है, तो 29.68%, 29.68% बिहार सरकार ने सार्वजनिक ऋण लिया है। सार्वजनिक ऋण का मतलब समझ रहे हैं, बिजली विभाग से ले लिया, वन विभाग से ले लिया, इस सबसे ले लिया। बनाइए, हो गया, बनाए। सवाल क्या पूछेगा बताएं। देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा बिहार सरकार का राजस्व अधिशेष, उसकी कुल जीडीपी का कितना है 0. अच्छा हम लोग जीडीपी शब्द का यूज नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिहार का राजस्व अधिशेष कितना 0.0, बिहार सरकार का राजस्व अधिशेष कितना, और राजकोषीय घाटा कितना 2.99। हाँ राजकोषीय घाटा 2 लगभग कितना, और सार्वजनिक ऋण कितना 29.68, 29.68। लिखिएगा आगे, हेडिंग बनाइए अगला। लिखिएगा बजट 2026-27 में विभागीय आवंटन, बजट 2026-27 में विभागीय आवंटन, बिहार बजट 2026-27 में विभागीय आवंटन। अच्छा पूरा नहीं हो पाएगा तब क्या, ऑनलाइन पे, अच्छा चलिए ठीक है, जो भी है हम बताएंगे पूरा होगा या नहीं हो पाएगा। लास्ट वाले मतलब क्लास छोड़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। अभी तो पढ़िए, देखते हैं कितना खींच लेते हैं। बिहार 2026-27 में विभागीय आवंटन, दरअसल हम रिस्क नहीं लेना चाहते, नहीं तो अब तक तो पढ़ा दिए होते। बिहार 26-27 में विभागीय आवंटन में पहला लिखिएगा, पहला विभागीय आवंटन की बात करेंगे शिक्षा, क्या होगा शिक्षा, यानी सर्वाधिक बजट हमने कहां पेश किया है, शिक्षा पर। बिहार सरकार का सर्वाधिक बजट कहां, शिक्षा। 68,216 कितना, 68,216 कितना है, 68,216 करोड़ रुपया, 68,216.95 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने शिक्षा पे खर्च किया है, जो कि पूरे बजट का 19.63% है। पूरे बजट का 19.63%, पिछले वाले के बराबर ही है लगभग, पिछला वाला भी 19 से था, 19.63% है। लिखिएगा सर्वाधिक खर्च है, लिखिएगा ये सबसे अधिक खर्चा, यानी बिहार सरकार सबसे अधिक खर्चा कहां कर रही है, तो बिहार सरकार सबसे अधिक खर्चा कर रही है कहां पर, शिक्षा पे कर रही है। बिहार सरकार सबसे अधिक खर्चा कहां कर रही है, शिक्षा पर। कहां कर रही है, शिक्षा पे कर रही है। आगे लिखिएगा ग्रामीण विकास, दूसरा क्या है तो ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास पर भी पैसा खर्चा हो रहा है।
नोट करिए, 3-4 लिखवाएंगे बस, ज्यादा नहीं। ग्रामीण विकास पर खर्चा हो रहा है कितना, तो 23,701 करोड़। कितना भैया, 23,701। कितना, 23,701 करोड़ रुपया। ये सब ना थोड़ा याद करिएगा ना, ये फट लगा के। 23,701 करोड़ रुपया। अगर हम बात करेंगे स्वास्थ्य पे कितना खर्चा हो रहा है, अगर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, स्वास्थ्य पे सरकार खर्चा कर रही है 21,270। कितना, 21,270 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, 21,270 करोड़ स्वास्थ्य पर। और अगर हम बात करते हैं शहरों के विकास पर कितना खर्चा कर रही है सरकार, तो सरकार शहरी विकास पर कितना खर्च कर रही है, तो शहरी विकास पर सरकार का खर्चा कितना हो जाएगा, 15,237। कितना होगा, 15,237। 15,237। परेशान ना होइए ना, हम याद करवा देंगे। 15,237 करोड़। और आगे ग्रामों पे कितना खर्चा कर रही है, ग्रामीण पर, ग्रामीण नहीं, 5वें नंबर पे पंचायती राज लिखिएगा। सरकार पंचायती राज पर कितना खर्चा कर रही है, पंचायती राज पे सरकार पैसा खर्चा कर रही है 10,995 करोड़ रुपया बिहार सरकार पंचायती राज पे खर्च कर रही है। इतना पढ़ना होगा भैया आपको, परेशान नहीं होइएगा ना, हम इसको याद करवाएंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन कराएंगे ना 10 ठो, उसमें एक एक ठो पर डे देंगे याद। रोज एक बार बोलेंगे, एक बार रोज बोलेंगे, एक बार रोज खड़े हुए 15-20 डेटा बोल दिए, याद हो गया, फिर बोल दिए 15-20 डेटा, याद हो गया। चलिए बनाइए, हो गया। सवाल बनेगा, बिहार सरकार सबसे अधिक खर्चा कहां कर रही है, शिक्षा पे। और शिक्षा पर कितना, 68,200 हाँ 68,219.63%। कितना, पूरे बजट का 19 और सबसे ज्यादा, सबसे बिहार सरकार कुल कितना खर्चा कर रही है, 3.48। 3 और कितना प्राप्त कर रही है, कितना, 3.48। जितना खर्चा कर रही है उतना ही प्राप्त कर रही है, जितना खर्चा हो रहा है उतना ही प्राप्त हो रहा है। बना लेंगे इतना, चलिए बहुत सही। हाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल बनेगा आगे, आगे क्वेश्चन बनेगा, सवाल बनेगा आगे। लिखिएगा कृषि, लिखिएगा कृषि। बजट 2026-27 में कृषि, बजट 2026-27, बजट 2026-27, बजट 2026 और 27, 2026-27 में कृषि, मतलब हम बिहार की ही बात कर रहे हैं ना, बिहार लिख नहीं रहे हैं, देखिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बिहार बजट 2026-27 में कृषि की स्थिति क्या है। देखिए क्वेश्चन कहां से बनेगा कि बिहार में कृषि भूमि कितना है, बिहार में किसान कितने लिप्त हैं, कितने % किसान हैं, यही सब पूछता है। तो नोट करिएगा, एक पहला पॉइंट इसमें, बिहार एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा कहना ठीक होगा, कृषि प्रधान राज्य है, ऐसा कहना ठीक होगा ना। हाँ लिखिएगा, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, हमारे यहां कृषि की प्रधानता है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, हमारी लगभग 89%, कितनी आबादी, 89%, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, गांव के लोग ही कृषि करेंगे ज्यादातर। लिखिएगा बिहार की 89% डायरेक्ट परसेंट है, 89% आबादी गांव में निवास करती है, गांव में निवास करती है, हमारी 89% आबादी गांव में निवास करती है, बिहार की 89% आबादी गांव में निवास करती है। ध्यान दीजिएगा, यानी ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहती है। और ध्यान दीजिएगा, और इस आबादी का, ध्यान दीजिए तीसरे नंबर पे, और संपूर्ण आबादी का कितना, 76%। ध्यान दीजिएगा, बिहार की संपूर्ण आबादी का, बिहार की संपूर्ण आबादी का कितना परसेंट, 76%। बिहार की संपूर्ण आबादी का 76% कृषि पर निर्भर है, 76% कृषि पर निर्भर है। बिहार की संपूर्ण आबादी का 76% हिस्सा किस पर निर्भर है, तो कृषि पर है। बनाइए भैया, बिहार का अच्छा, इस वाले बुक में बिहार का बजट है क्या, है लाइए देखें तो, थोड़ा अलग है, लाइए हम देखें, थोड़ा अलग है तो क्यों अलग है, ऐसा तो नहीं भारत का बजट है। हल्ला मत करिए, देख लेते हैं हम खुद। क्या शटिंग में, ए सब हल्ला मत करिए भाई, सब हल्ला करता है तो एकदम मतलब गड़बड़ हो जाता है। कहां है, 13 नंबर। ओ हल्ला मत करिएगा ना, हल्ला करते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। 13 बिहार बजट ना,
ये सब देखो कितना खराब बिकती है, ये सब बेकार है एकदम, सब मतलब जितना छात्र यहाँ ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, ये सब एकदम खराब है सब। ये कहाँ कह रहा है डेटा अलग है, कहाँ डेटा अलग है यार? 15 पे, पेज नंबर 15। ओ, पेज नंबर 15 कहाँ है? ना ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अभी तो समझे ही नहीं आप लोग। अरे ये जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, हम फिर बताएंगे किताब से क्या क्या करना है कैसे, ठीक है? हम जो अभी पढ़ा रहे हैं फिलहाल वो पढ़िए, जो बता रहे हैं वो पढ़िए, जो बता रहे हैं वो पढ़िए, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या कैसे करना है, ठीक है? अभी एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है? हाँ, अभी एकदम इससे मिलाना नहीं है, मैच नहीं कराना है, फिलहाल ध्यान रखिएगा, ठीक है? कुल वार्षिक स्कीम पूछा है, वार्षिक स्कीम का निर्धारित व्यय पूछा है, और हमने ओवरऑल बजट के हिसाब से खर्चा बताया है, ठीक है ना? आप लोग बहुत इसमें अब ज्यादा थ्योरी ना लगाइएगा, नहीं तो हम बताएंगे इसके बारे में। पहले अपना वाला पढ़ा लें, किताब को हम एनालिसिस कर देंगे यहाँ, फिलहाल नोट करिएगा। चलिए, हम भी कर रहे हैं, कैसे कैसे इधर उधर है, फिलहाल बनाइए इसको, हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की कितनी परसेंट? 89% आबादी कहां निवास करती है? गांव में। 89% आबादी कहां है? गांव में। और संपूर्ण आबादी का कितना? 76%। ये डिपेंड है किसके ऊपर? कृषि पर। संपूर्ण आबादी का कितना? 76%। किसके ऊपर डिपेंड है? कृषि पर। संपूर्ण आबादी का 76% किस पर है? कृषि पर है। बना लेंगे, ठीक है? आगे आगे देखिएगा। बिहार में सन 2005 से, ध्यान दीजिएगा, लिखिए चौथे नंबर पे। बिहार में सन 2005 से, बिहार में सन 2005 से खाद्यान्न उत्पादन 3 गुना हो गया है। लिखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन 3 गुना हो गया है। खाद्यान्न उत्पादन 3 गुना हो गया है। बिहार के अंदर 2005 से खाद्यान्न उत्पादन 3 गुना हो गया है। बिहार के अंदर खाद्यान्न उत्पादन 2005 से 3 गुना ज्यादा हो गया है। और 2024-25 में आंकड़ा जारी किया गया था। इसका आंकड़ा जो खाद्यान्न का था, कुल खाद्यान्न का जो आंकड़ा था, कुल खाद्यान्न का आंकड़ा सन 2024 और 25 में, कुल खाद्यान्न का आंकड़ा सन 2024 और 25 में, अगर सन 2024-25 के अनुसार देख पाएंगे तो कुल खाद्यान्न का आंकड़ा कितना दिया गया? तो कुल खाद्यान्न बताया गया 326.62, ध्यान रखिएगा, लाख मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन, 326.62 लाख मीट्रिक टन कुल खाद्यान्न की बात करेंगे 326.62 लाख मीट्रिक टन, 326.62 लाख मीट्रिक टन बिहार का देखा गया कुल खाद्यान्न डेटा 2024 के दौरान। और भैया अगर हम बात करते हैं कुल खाद्यान्न में भारत में शीर्ष कौन है, तो आपको पता होगा कुल खाद्यान्नों में भारत में शीर्ष कौन है? यूपी है। कौन है? यूपी है। कुल खाद्यान्न में भारत में शीर्ष कौन? यूपी है। और बिहार के खाद्यान्न में 2005 के बाद कितना वृद्धि हुआ है? 3 गुना। और वर्तमान खाद्यान्न का भंडार अगर पूछेगा 326.62 लाख करोड़। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़िएगा, आगे नोट करिएगा। इसमें आगे क्या है ध्यान दीजिएगा। बिहार की रैंकिंग, बिहार की राष्ट्रीय रैंकिंग अगर देखा जाए खाद्यान्न में, यानी कृषि में रैंक, अगर बिहार की रैंक देखा जाए कृषि में, रैंक किसमें? कृषि में। बिहार की कृषि में अगर रैंक देखा जाए कृषि में, तो ध्यान दीजिएगा बिहार की रैंक देखा जाए अगर कृषि में, तो मखाना और लीची, अगर हम मखाना और लीची की बात करें, मखाना और लीची में बिहार क्या है भी? हाँ, मखाना और लीची की बात करते हैं तो बिहार क्या हो जाएगा? तो बिहार पहला है। क्या है? पहला है। मखाना और लीची में बिहार क्या है? पहला। आइएगा दूसरे नंबर पे, मखाना लीची में बिहार क्या है? पहला। मक्का में बिहार क्या है? दूसरा। अगर हम मक्का की बात करते हैं, मक्का में बिहार क्या है? दूसरा। अगर हम तीसरे की बात करेंगे, तीसरा। शहद में बिहार क्या है? शहद में बिहार का स्थान क्या है? तो शहद में है चौथा। क्या है? चौथा। शहद में चौथा। और अगर हम चौथे नंबर पे आएंगे तो चावल, अगर हम चावल की बात करते हैं, चावल में बिहार क्या है? पांचवा। चावल में बिहार क्या है? पांचवा। और अगर हम 5वें नंबर पे आते हैं तो गेहूं में बिहार क्या है? तो गेहूं में बिहार है छठा। गेहूं में बिहार क्या है? छठा है। बनाइए इसको। गेहूं में बिहार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? छठवां हो जाएगा। गेहूं में अगर हम बिहार की बात करेंगे तो कौन से स्थान पे है? छठवां है। और यहीं पर नोट करिएगा ना, यहीं पे नोट करिए। अंडा उत्पादन में अगर पूछेगा, अंडा उत्पादन, अगर अंडा के उत्पादन में पूछेगा, अगर अंडा उत्पादन में अगर बिहार की बात करते हैं तो अंडा उत्पादन में क्या है? पहला। अंडा उत्पादन की बात करेंगे तो पहला। मछली उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मछली उत्पादन की बात करेंगे तो बिहार का स्थान क्या है? चौथा। बिहार का स्थान मछली में क्या है?
चौथा, और दूध में अगर हम बात करते हैं, दूध उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? छठा। क्या है? छठा। और मांस में बात करेंगे, मांस में, मांस में बिहार का स्थान क्या है? तो मांस में है 9वां स्थान। कौन सा स्थान? 9वां है। ये पूरा डेटा है, पूरा डेटा है, नोट करिए तो हम याद करवाएंगे। क्या क्या दिक्कत हो रही है? अब नहीं, अभी पढ़ना है, अभी पढ़िए 10 मिनट, 10 मिनट और। ऐसे ही मतलब नौकरी ऐसे ना मिलेगी, ये होमवर्क सीरीज बैच है, इसमें आप लोग रो देंगे, मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, हल्ला करता है, इतनी शक्ति रही नहीं जाएगी। इसमें हल्ला नहीं करने का एक और कारण है, इतना लास्ट टाइम तक इतना पढ़ लेंगे ना कि ऑटोमेटिक लगेगा कि शोर करना व्यर्थ है। दिया है लीची मखाना में क्या है? पहला, लीची मखाना में, लीची मखाना में, मक्का में दूसरा, मक्का में, लीची मखाना में पहला, मक्का में, शहद में चौथा, शहद में, चावल में पांचवा, चावल में, और गेहूं में छठा, गेहूं में छठवां, गेहूं में छठवां, चावल में, शहद में चौथा, शहद में चौथा। बना लेंगे ना? ध्यान दीजिएगा। अंडा में पहला, मछली में चौथा, दूध में छठवां, मांस में 9वां है। एक बार देख लीजिएगा, बाकी रिपीट होता रहेगा, मिलता रहेगा आपको, ठीक है? आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िए, कृषि से आगे निकलिएगा। कृषि की हम लोग बात कर रहे थे, अब वहां से बढ़ेंगे आगे। हम वहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो हम अगर बात कर पाए मशरूम में, मशरूम में बिहार अग्रणी है भैया, ध्यान रखिएगा। मशरूम में बिहार क्या है? अग्रणी है। बजट में बताया गया, देखिए बजट में कहा गया, बजट में कहीं लिखिए तो, बजट में कहा गया, बजट में कहा गया, कौन सा बजट? 2026 और 27 के बजट में कहा गया कि मशरूम में बिहार अग्रणी है। बिहार मशरूम में अग्रणी है। मशरूम में बिहार क्या है? अग्रणी है। मशरूम में बिहार क्या है? अग्रणी है। और ध्यान दीजिएगा, अग्रणी है तो कितना प्रतिवर्ष उत्पादन करता है? तो ध्यान दीजिएगा 44,000, 44,000 बिहार उत्पादन करता है मीट्रिक टन, 44,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है फर्म के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, फर्म के माध्यम से उत्पादन करता है प्रतिवर्ष 44,000 मीट्रिक टन के आसपास। और 85% भारत का 85% मखाना का उत्पादन कौन करता है? तो बिहार करता है। अगर हम मखाना की बात करते हैं, मखाना, अगर हम मखाना की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बिहार जो है संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का कितना परसेंट? तो 85%, संपूर्ण भारत का 85% उत्पादन करता है, संपूर्ण भारत का 85% उत्पादन करता है मखाना का। और ध्यान दीजिए, इसीलिए कहा गया कि बिहार के अंदर मखाना के लिए बोर्ड बनेगा, है ना भैया? मखाना का बिहार के अंदर क्या बनेगा? बोर्ड बनेगा। और मखाना के बोर्ड बनाने की घोषणा कब किया गया? तो यह घोषणा किया गया बजट के दौरान। कब किया गया? बजट के दौरान। बजट कौन सा? सन 2025 और 26, पिछले साल का बजट 2025 और 26 में कहा गया कि बिहार के अंदर मखाना बोर्ड बनेगा। और बोर्ड के लिए निर्धारण नहीं था, परंतु अब हो गया है। मखाना बोर्ड बनेगा कहां? पूर्णिया में। कहां पर? पूर्णिया में। मखाना बोर्ड कहां बनेगा? पूर्णिया। और मखाना के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया गया। मखाना के लिए महोत्सव का आयोजन सन 2025 का आयोजन 26 में किया गया। कहां पर? पटना में। कहां पर? पटना के अंदर। फिलहाल ये इसको बनाइए। मखाना लीची में पहला है ना, मक्का में दूसरा है, गेहूं में छठवां है और चावल में पांचवां है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, कितना हो गया? अरे हो ही गया होगा। लिखिएगा, बजट 26 और 27 के महत्वपूर्ण पहलू। हटा सकते हैं ना? हाँ, बजट 26 और 27, बिहार बजट, बिहार बजट 2026 और 2027, बिहार बजट 2026 और 27 के महत्वपूर्ण पहलू, के महत्वपूर्ण पहलू, बिहार 2026-27 के महत्वपूर्ण पहलू, बिहार बजट 2026-27 के महत्वपूर्ण पहलू। सुनिए तो रुकिए, गिनते हैं हम, हल्ला नहीं करिएगा ना आप लोग थोड़ा सा। बाप रे, अभी बहुत है, मतलब सब है अभी, अभी खाली हम 10% पढ़ाए हैं। सुनिए, एक काम करना है, हल्ला नहीं करिएगा एकदम, मतलब हल्ला नहीं चाहते हैं, मेरी बात सबके तक पहुंचे पहले। देखिए करना क्या है, लाइए थोड़ा आप लोग का नोट देखें कैसा बन रहा है। अच्छा बना रहे हैं, बस बस कम से कम ये प्रयास करिएगा बिहार बजट का और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, भारत बजट, भारत इकोनॉमिक सर्वे, मिनरल का डेटा 10 पेज में सब हो जाए। 10 पेज में हो जाएगा, बस बस 10 पेज में हो जाए। 11वां मत डकाइएगा आप लोग, रिक्वेस्ट है आप सभी से, खाली 10 पेज, खाली 10 पेज, मतलब 10 पेज रहेगा ना तो हम दावे के साथ कहेंगे 10 पेज से 10 क्वेश्चन, है ना? हाँ बहुत कम है, देखिए एकदम इतने में है, आराम से हो जाएगा, है ना? चलिए हल्ला नहीं करिएगा, हल्ला नहीं करिए,
सुनिएगा, हल्ला नहीं करिए। बिहार बजट पेश किया गया 3 फरवरी 2026। 3 फरवरी 2000। राज्य वित्त मंत्री विजेंद्र यादव। 7 निश्चय योजना 3.0 पर आधारित है। 7 निश्चय में कितना निश्चय? 7। कितने निश्चय हैं? 7। वर्तमान बजट में संकल्प लिया गया और संकल्प कितना? 3। कितना संकल्प? 3। कहा गया प्रति व्यक्ति आय क्या करना है? दुगना। 1 करोड़ क्या देना है? रोजगार। और महिला को सशक्तिकरण देना है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान बजट का जो विकास मॉडल है ये कितने स्तंभ है? 5। सत्य है, ज्ञान है, निष्ठा है, विज्ञान, आकांक्षा और सम्मान। कुल बजट राशि 3.48 लाख करोड़ रुपया और कुल सरकार खर्चा कितना कर रही है? 3.47 लाख करोड़ रुपया। और सवाल बनेगा कि सरकार कितना प्राप्त कर रही है? 3.48 लाख करोड़ रुपया। बना लेंगे ना? ध्यान दीजिएगा, पुराने बजट से 9.68 क्या है? ज्यादा। पुराने बजट से कितना ज्यादा है? 9.68% ज्यादा। और कितना रुपया में? 30,694। बिहार सरकार कुल कितना खर्चा कर रही है? 3.48 लाख करोड़ खर्च कर रही है। और सवाल बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, बिहार बजट के दौरान राजस्व अधिशेष बताया गया 0.09%। कितना? 0.09%। राजकोषीय घाटा 2.99। 2 बकाया सार्वजनिक 29.68। 29.68। सर्वाधिक आवंटन कहां? शिक्षा पर। सर्वाधिक आवंटन कहां? सर्वाधिक आवंटन कहां? शिक्षा पर। और बिहार एक प्रकार का कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में 89% आबादी कहां निवास करती है? गांव में। और संपूर्ण बिहार का कितना हिस्सा कृषि में? 76। कितना परसेंट? 76। कितना हिस्सा? 76। और ध्यान दीजिएगा, बिहार में कुल खाद्यान्न की बात करेंगे 326.62 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन है, जिसमें मखाना और लीची पहले स्थान पे, मक्का दूसरा, शहद चौथा और चावल पांचवा, गेहूं छठवां, अंडा में पहला, मछली में चौथा, दूध में छठवां, मांस में नवा। मशरूम में बिहार अग्रणी है ना? 44,000 मीट्रिक टन मशरूम का क्या किया? उत्पादन किया। मखाना बिहार का संपूर्ण भारत का कितना? 85%। मखाना बोर्ड की घोषणा बजट सन 2025 और 26। कहां पर? पूर्णिया। महोत्सव कहां? पटना। कहां पर? पटना। ऐसे ही याद रखना। हाँ रुके, कहां जा, कहां होमवर्क हम कहां दिए, कहां जा रहे हैं बताइए? होमवर्क नोट करिएगा, हल्ला नहीं करिए, होमवर्क नोट करिए। सुनिएगा, कल हम क्या करेंगे? यार सुनिए थोड़ा सा, यार सुनते नहीं है एकदम आप लोग। कल करेंगे क्या? देखिए, कल मतलब साइंस वाली क्लास है, तो सबसे पहले हम आएंगे तो 40 मिनट के अंदर हम इसको कवर करवाएंगे। ये वाली जो आज की छुट्टी क्लास है, आज रात में क्लास हम नहीं लेंगे, कल लेंगे। अब हम बता रहे हैं कारण। देखिए है क्या कि हम क्या करेंगे कल हम ये वाला पूरा लेंगे क्लास, इसको खत्म करेंगे पहले सेशन में हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। और दूसरे सेशन में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है। कल करंट अफेयर का जो रिवीजन है कल नहीं है, ठीक है। कल हम इसको खत्म करेंगे, यानी जो कल का पहला सेशन होगा, कल का जो पहला सेशन होगा 40 मिनट का, इसमें हम यही बजट खत्म करेंगे। ध्यान दीजिए, हम पहले से क्लियर कर रहे हैं, बजट खत्म करेंगे। उसके बाद आपका फिजिक्स होगा ना, उसके बाद आपका फिजिक्स होगा और उसके बाद केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का होमवर्क सुन लीजिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का होमवर्क सुन लीजिएगा। इसमें होमवर्क है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का, हल्ला नहीं करिएगा ना। इस बैच में बहुत हम क्लियरिटी चाहते हैं, इसमें किसी नुकसान के एवज में हम नहीं रहते हैं। करंट तो कल नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स वाले में आपका क्या हुआ है, फिजिक्स वर्ल्ड मेजरमेंट हुआ है ना। मेजरमेंट के बाद आपका मोशन एंड फ्रिक्शन है। मोशन एंड फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा क्या? ना ठीक है, मोशन एंड फ्रिक्शन, मोशन एंड फ्रिक्शन। और सुनिए भैया ना, पढ़ के आया करिए ना, आप लोग पढ़ के आएंगे तभी तो यहां हो पाएगा, समय उतना नहीं ना होता है। मोशन एंड फ्रिक्शन आपका फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में है, आपका केमिस्ट्री में है। और केमिस्ट्री कहां गया भाई, क्या है? केमिस्ट्री में है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हो गया है, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल कंसेप्ट, फंडामेंटल होमवर्क नोट कर लीजिएगा, ये पढ़कर आइएगा। फंडामेंटल कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ध्यान रखिएगा, एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ के आना है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ के आना। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी जानते होंगे आप, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप लोग का मनोभाव हम समझ रहे हैं। कल हम 40 मिनट बजट पढ़ाएंगे, उसके बाद ये वाला सेशन होगा ना,
और आज क्लास नहीं है ना रात में, कल करेंगे, कल लेंगे क्लास, पूरा पढ़ाने के बाद लेंगे क्लास। ये रखे रहिएगा और लेकर आइएगा कल बजट वाला, मतलब जो भी कॉपी वगैरह होगा आपका।